अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल एंड आई एम सो ग्रेटफुल एंड ब्लेस्ड फॉर अनदर ग्रेट स्टार्ट ऑफ द डे। कभी कभार हम जब चीज़ों को बहुत मायोपिकली देख रहे होते हैं तो हम रियलाइज़ नहीं करते कि एवरीथिंग इज़ अ ब्लेसिंग। कल मैंने एक बड़ी ही मीनिंगफुल सेइंग देखी कि जिन चीज़ों के बारे में आप कभी कभी स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं और आपको लगता है यार ये एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है। मिसाल के तौर पर लॉट ऑफ यंग मदर्स आर ऑलवेज कंप्लेनिंग कि भाई इस वक्त हमारी ज़िंदगी का बड़ा ही एक स्ट्रेसफुल पीरियड है। दिल चाहता है खींच के अपने बच्चों को लंबा कर दें, बड़ा कर दें, ताकि वो इतने ज़्यादा हम पे डिपेंडेंट ना हो। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि नन ऑफ द मदर्स, कोई भी माँ आज तक ये बात वसूख से नहीं कह सकती कि व्हेन वाज द लास्ट टाइम शी हेल्ड हर चाइल्ड। यानी आपका बच्चा कब बड़ा हो जाता है, कब वो खुद इंडिपेंडेंट हो जाता है, अपने काम खुद करने लगता है, चलने फिरने लगता है, और आपको वो याद भी नहीं होता कि एक वक्त ऐसा भी था कि वाकई उसके हर काम के लिए वो आप पे डिपेंडेंट था। सो बी ग्रेटफुल फॉर दीज लिटिल थिंग्स। जो भी चीज़ आपके सामने है इस वक्त, ये छोटी छोटी चीज़ें, एंड फॉर दैट मैटर इवन एडल्ट्स, अगर आप देखें कि आप बड़े हैं और आप सुबह के वक्त झंझला जाते हैं कि आज भी आपके पेरेंट्स आपको ये कह रहे हैं कि चाय पियो, नाश्ता करो, दिन का प्रॉपर स्टार्ट करो, तो क्या पता ये कल हो ना हो आपके पास ये सहूलत, ये ब्लेसिंग। सो बी ग्रेटफुल फॉर द स्मॉल थिंग्स। कभी कभार मैं अपने स्टूडियो में आती हूँ तो मुझे हर छोटी छोटी चीज़ के बारे में आप सोचते हैं कि आपको नहीं पता कि ये अल्लाह ताला की वो नेमतें हैं जो बग़ैर मांगे आपको मिल गई हैं। आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस माइक, फॉर दिस स्टूडियो, फॉर दिस शो, क्योंकि आपको नहीं पता कि ये कब तक आपके लिए ये चीज़ें लास्ट करती हैं, और जब ये आपके पास हों तो आपको इनका शुक्र अदा करना चाहिए। यू मस्ट फील द ब्लेसिंग एंड द ग्रेटफुलनेस। इसी नोट के साथ जी आगे बढ़ते हैं आज के हमारे रेजोल्यूशंस की तरफ, और बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें हमारे सामने आ रही हैं, बिकॉज अगेन दिस शो इज़ अगेन न्यूज़ रिलेटेड इज़ वेल, करंट अफेयर्स रिलेटेड इज़ वेल। जिस तरह के पूरे पाकिस्तान में इस वक्त एक थोड़ी सी तशवीश और बेयकीनी की फ़िज़ा थी व्हेन इट केम टू द इकॉनमी मैटर्स, और लोगों ने कहा कि जी ये इकॉनमी किस तरफ जा रही है, डॉलर रेट किस तरह बढ़ रहा है। इट इज़ गुड टू नो कि अगले 5 सालों में जो प्रोजेक्शंस आ रही हैं, एनुअल ग्रोथ पाकिस्तान की तकरीबन 8.5% होगी। ये एक खुशी की नवीद है। बहुत सारे लोग बेयकीनी की वजह से कम्प्लीटली डिस्कनेक्ट हो गए थे, और मुझे कभी कभी वाकई ये लगता है कि ज़िंदगी में कुछ करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, जो हम एक प्लेथोरा, एक समझिए कि एक तूफान है डेटा का और इन्फॉर्मेशन का, और उसके नीचे आप एक दबे चले जा रहे हैं। आप किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी डिसीजन को लेने के लिए आपके पास इतना ज़्यादा डेटा होता है माइंड करने के लिए, उसको एनालाइज करने के लिए, कि यू गिव अप मिडवे। मैनेजमेंट में एक कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में मैं ज़रूर आपको बताना चाहूँगी, एंड आई लर्न दिस वेरी अर्लियर ऑन। किसी ने कहा कि अगर आपके पास एक स्टैक पड़ा हो और उसके अंदर बहुत सारी सुइयां हों या शार्प ऑब्जेक्ट्स हों, और आपको ये टास्क दिया जाए कि इनमें से सबसे शार्प जो यूटेंसिल है वो कौन सा है, किसकी नोक सबसे ज़्यादा चुभने वाली है, तो आई थिंक दैट इज़ अ फ्यूटाइल टास्क। कभी कभार आप जब डेटा को माइन कर रहे होते हैं तब भी आप यही कर रहे होते हैं कि आप कोशिश करते हैं कि सबसे बेस्ट से बेस्ट चीज़ करें। आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट में, दिस कॉन्सेप्ट इज़ कॉल्ड सैटिस्फाइसिंग, यानी कोई ऐसी चीज़ जो आपकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करे, आपकी रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई करे, और उसमें कोई बहुत बड़ी सैक्रिफाइस भी ना हो। तो सैक्रिफाइस और सेटिस्फाई को मिलकर बना है लफ्ज़ सैटिस्फाइस, और इसका मतलब ये है कि अगर आपने कोई भी काम करना है तो उसके लिए परफेक्ट मोमेंट, परफेक्ट इंफॉर्मेशन, परफेक्ट टूल्स या परफेक्ट टीम की तलाश ना करें। लुक फॉर व्हाट इज़ गुड इनफ। एट द एंड ऑफ द डे योर जॉब शुड बी टू गेट द जॉब डन। तो अगर आप इस जाविये से ज़िंदगी को देखेंगे, बहुत सारे मरहले आसान हो जाएंगे। अब बढ़ते हैं जी हमारे रेजोल्यूशंस की तरफ। आई होप कि आप सब कायम और दायम हैं। वैसे तो 8 रोज़ यानी पहला हफ्ता गुजर चुका है। आमतौर पर फेलियर रेट आफ्टर जनवरी आता है, यानी जनवरी के बाद लोग थोड़े डगमगाने से लगते हैं कि क्या किया जाए। आज हमने सोचा कि आपका एक बहुत ही कॉमन रेजोल्यूशन, जो मेरे ख्याल में सब दुखी दिलों की आवाज़ भी है, कि मैं अपना वज़न कम करना चाहती हूँ। इसको मैंने सोचा कि वज़न हमें इतना प्रॉब्लम क्यों देता है। अगर आप कोई भी हमारी ज़िंदगी के जो आम फ़िक्रे हम बोलते हैं उनकी तरफ नज़र डालें तो ये वाकई हमारे लिए एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको समझना चाहिए। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि अल्लाह ताला किसी की बिसात से ज़्यादा उस पर बोझ नहीं डालता। अगर आप किसी जहनी तनाव का शिकार होते हैं तो आप कहते हैं कि मेरे जहन पे बड़ा बोझ है। अगर आप किसी गिल्ट कॉन्शियस में जा रहे हैं तो आप कहते हैं हमारे ज़मीर पे बड़ा बोझ है। बच्चों की तरफ भी अगर हम देखते हैं तो कहते हैं यार ये बेचारा
बेचारा इतना भारी बस्ता उठा के जा रहा है। सो बोझ वाकई अच्छी चीज़ नहीं है, और ज़िंदगी में अगर हमने आगे बढ़ना है तो जिस तरह हम कहते हैं ना कि आपका स्पिरिचुअली, मेंटली आप हल्के फुल्के फील करना चाहते हैं, तो फिर इसी चीज़ को अगर आप अपनी फिजिकल अपीयरेंस में भी ले आएँ। अगर तो आप ओवरवेट हैं तो यकीनन आप यानी फील करते होंगे कि बहुत सारी चीज़ों का मज़ा चला गया। अब यहाँ पे मैं बॉडी शेमिंग नहीं कर रही हूँ, वी आर टॉकिंग अबाउट हैविंग अ हेल्दी वेट इन लाइफ, यानी जहाँ आपकी ज़िंदगी को, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को नुकसान होने के बजाय आप हर काम फुर्ती से कर सकते हो, आपको पहनने ओढ़ने का मज़ा आता हो, बजाय इसके कि आप किसी स्टोर में जाएँ और बहुत सारे कपड़ों को देख कर ये सोचें कि यार मैं इसको अफोर्ड भी कर सकता हूँ, ये मुझे पसंद भी है, लेकिन ये शायद मुझे सूट नहीं करेगा। सो योर वेट शुड बी हेल्दी। और आज हम खुसूसन उन लोगों की बात कर रहे हैं जो एक्सेसिव वेट जिनका है, जिनको हम ये नहीं कह रहे ऑब्सेशन होनी चाहिए कि आप बहुत ही शदीद दुबले हों, लेकिन आपका वेट एक हेल्दी रेंज में होना चाहिए। अगर आपका वेट उससे ज़्यादा है या फिर बढ़ गया है, यानी लाइफ इवेंट्स भी होते हैं, ख़वातीन अगर प्रेगनेंसी से गुजरी हैं और मर्द हजरात अगर एक बहुत ही एक्टिव लाइफस्टाइल पहले गुजारते थे और अब प्रोफेशनल मसरूफियात की वजह से वो हेल्दी लाइफस्टाइल रह नहीं गया, बल्कि कॉलीग्स के साथ बड़े भारी भरकम रिच किस्म के लंचेस एंड डिनर्स प्लान होते हैं, तो आपको लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता कहीं वो आप कहते थे यार 1-2 किलो वजन बढ़ा है, 5 पाउंड ही तो ज़्यादा है, कल लूज़ कर लूँगा, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करने की बात है। अब वो टारगेट जो है वो बढ़ा के कोई 20-30 किलो पे पहुंच गया। तो क्या किया जाए? आज हमारे रेजोल्यूशन मेंटर शोएब हमारे साथ होंगे, उनसे भी बात करेंगे और आपके लिए प्रो टिप्स लेके आएंगे, थिंग्स दैट यू कैन इजीली डू। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट शॉर्टकट्स। मैं बिल्कुल आपको ये नहीं कह रही कि भाई खाना खाए, खाना बिल्कुल खाना छोड़ दें, या बहुत सारी एक्सरसाइज, या फिर कोई पिल, या कोई जादू की छड़ी, या कोई जादू का पानी, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन वाकई रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कोई छोटी छोटी चीज़ें जो हमें अपने टारगेट के करीब ले जाए, इस पर बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक, स्टे विद अस। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। आज की तारीख नंबर 8 यानी 8 जनवरी। यूजुअली 8 नंबर को बिग फैट लेडी कहा जाता है, तो आज हमने सोचा हम वेट लॉस के बारे में ही बात करेंगे। अगर आपका ये एम्बिशन है, ये रेजोल्यूशन है, हमारे रेजोल्यूशन मेंटर यानी हमारे फिटनेस एक्सपर्ट, समबडी हु इज स्टाइलिंग एज वेल एज ग्रूमिंग लॉट ऑफ सेलिब्रिटीज, ताकि उनका लाइफस्टाइल भी फिटनेस ओरिएंटेड हो जाए, वो अपनी बेस्ट शेप में हो। वी हैव विद अस वन एंड ओनली शोएब खान। अस्सलाम वालेकुम शोएब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल? हैप्पी न्यू ईयर टू यू। हैप्पी न्यू ईयर टू यू। मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2019। यस, 2019 में हम पहली बार मिले। तो कैसा रहा आपके लिए ये साल की शुरुआत? क्या रेजोल्यूशन? बहुत अच्छी थी। इस साल में बहुत अच्छी मोटिवेशन आप कह सकते हैं कि मुझे मिल रही है। और स्टार्टेड थोड़ा सा आई मीन हैक्टिक हुआ था, बट देन चीज़ें ऐसा ऐसा जो है वो। अच्छा, इस दफ़ा क्योंकि न्यू ईयर मिड वीक में आया ना, तो हमें वो वाला जो एक बिल्डअप होता है ना, हाँ एग्जैक्टली, तो वीकेंड होगा और हम चले, वो पहले से स्विच ऑफ हो गए, एक लॉन्ग वीकेंड आया, वो कुछ हुआ ही नहीं। But I did a lot of things on New Year, like I did scuba diving, hunting inside. You probably were not in Pakistan? No, I was in Pakistan. I did all this in Pakistan. I did paragliding and I did hiking. So मैंने अपना न्यू ईयर इस तरीके से स्टार्ट किया। अच्छा, ये होती है जी एक्टिव लाइफस्टाइल, जिसको आप हर 360 डिग्री अपनी ज़िंदगी की हर चीज़ में इन्फ्यूज़ करें। हमारी टेलीफोन लाइंस खुली हैं, नंबर आपके सामने है 32227055। आप हमें कॉल कीजिए। शोएब से कुछ पूछना चाहते हैं, इनसे मैं तो जी प्रो टिप्स लेना चाहती हूँ। हम खुसूसन यहाँ पे बात करना चाहेंगे खुसूसी तौर पर एक्सेसिव वेट की, यानी वो लोग जो ओबीस हैं, ओवर वेट हैं और सोचा है बस ऐसी की तैसी 2019 में मैं सबको दिखा दूंगा, मैं कर दिखाऊंगा और कर दिखाऊंगी अपना वेट लॉस। तो क्या करें शोएब? वो सबसे पहले वो लोग जो ओबीस हैं, ठीक है, उनके लिए अगर हम बात करते हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम अगर अपनी नॉर्मल लाइफ में सुधार दें तो उससे भी काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है। जस्ट फॉर एग्जांपल, हमारी स्लीपिंग के जो आवर्स हैं, ठीक है, और हमारे खाने की जो आदत है, हमारी ड्रिंक्स जो हैं, ठीक है, और इवन हमारी जो नेचर है, जैसे हम अभी पहले ही बात कर रहे थे, जैसे आपने कहा कि माएँ बच्चों को कहती हैं कितना गुपलू गुपलू लग रहा है, तो वो अच्छी बात नहीं है। आई मीन मेरी सिस्टर के बेटे हैं, वो
वो obese हैं, not really but he's fat. अमार नाम है उनका, चबीस है, चबीस है, baby हाँ, fat वो जिसको अच्छा लगता है बट मैं उसे टोकता रहता हूँ हर बार कि नहीं, खाना नहीं है, उन्हें खाना बहुत अच्छा लगता है तो उनको रोकना पड़ता है, बताना जहाँ पड़ता से है। आपने बात शुरू की, ये मैंने अक्सर सुना है शोएब, अगर हमारी नींद ना पूरी हो रही हो तो क्या उससे भी वजन बढ़ता है? उससे भी वजन बढ़ता है। Okay. आपकी नींद का बहुत इफेक्ट पड़ता है, आपकी बॉडी को अगर प्रॉपर रेस्ट नहीं मिल रहा है। लोग दोनों आपकी बॉडी टाइप के ऊपर, कुछ लोग होते हैं जिनकी नींद पूरी नहीं होती है तो उनका वेट कम होता है, सही, और कुछ लोग होते हैं जिनकी नींद पूरी नहीं होती तो उनका वेट बढ़ता है। सो आपकी बॉडी टाइप अगर डिफरेंट, अगर आप ओबीस हैं तो ऑफ कोर्स अगर आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है, आपकी बॉडी को रेस्ट नहीं मिल रहा तो आपका वेट गेन होगा। तो हमें इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, ईटिंग हैबिट्स के बारे में लोग कहते हैं कि जी कुछ लोग जब वज़न कम करने की बात करते हैं पूरा दिन फाका करते हैं और उनका फिर मिड डे मील या उनका डिनर फिर बहुत हैवी हो जाता है। अगर आप वेट लूज़ करना चाहते हैं तो आपको किस किस्म का ब्रेकफास्ट करना चाहिए? ये कहावत है ना जो कहते हैं कि ब्रेकफास्ट बादशाहों जैसे करना चाहिए, तो सही बात है, एक्चुअली सही है। और वो लोग जो अपने आप को बिल्कुल स्टार्व करते हैं, ठीक है, तो उनके लिए ये मैं मैसेज देना चाहूँगा कि वो वेट लॉस नहीं कर रहे, वो वेट गेन कर रहे हैं एक्चुअली, ठीक है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि ब्रेकफास्ट और डिनर में हमारी रूटीन बहुत डिस्टर्ब्ड है। सही, हम हर काम उल्टा कर रहे हैं। हमें ब्रेकफास्ट अच्छा करना चाहिए और डिनर लाइट करना चाहिए, हम ब्रेकफास्ट छोड़ देते हैं और डिनर हैवी करते हैं, ठीक है। रात के वक्त जब भी जो भी आप खाते हैं, ठीक है, पॉसिबिलिटी होती है उसका स्टोर होने की, ठीक है, डाइजेस्ट ना होने की, तो हम जो रात का खाना है, जो डिनर है, हम उसी को हैवी करते हैं ताकि हम और फैट गेन करें। तो हमें अपना जो लाइफस्टाइल है वो चेंज करने की जरूरत है। अभी तक हमारी 2 प्रो टिप्स जो शोएब ने हमें दी है, नंबर 1 आप अपनी नींद पूरी करें, अगर आपकी नींद पूरी नहीं होगी आपका वजन बढ़ सकता है। दूसरा, जो आपका नाश्ता है वो बादशाहों वाला करें और जो डिनर है आपका वो हल्का फुल्का रखें, लेकिन हम उलट इसका करें। अच्छा शोएब, व्हाट अबाउट पानी? अक्सर लोग कहते हैं कि अगर आप पानी का क्योंकि कम इस्तेमाल कर रहे हैं और आजकल सर्दियों में तो वैसे ही कम पानी पिया जाता है, उसका असर वजन पे पड़ता है? एग्जैक्टली, पानी बहुत ज़्यादा रोल अदा करता है। और जैसे मैंने कहा कि हमारी ईटिंग हैबिट्स वगैरह हैं वो डिस्टर्ब्ड हैं, और लोग अगर हम पानी नहीं पीते तो सबसे मेन चीज़ जो हमें पता है वो है हम डिहाइड्रेटेड हो जाता है। सही, ठीक है, हम डिहाइड्रेटेड हैं, हम कोई काम, हम इतनी ज़्यादा कैलोरीज बर्न ही नहीं कर सकते जितनी हमें नॉर्मल डे में करनी चाहिए, ठीक है। और सेकेंडली, आप जब पानी पीते हैं, हम नॉर्मली कैसे पानी पीते हैं, आप या मैं, खाने के बाद, राइट, ठीक है, टाइमिंग ऑफ द पानी, टाइमिंग ऑफ द पानी, टाइमिंग ऑफ द पानी, टाइमिंग ऑफ द पानी का मतलब है कि जी खाने से पहले पिए, खाने के बाद नहीं पीना। हाँ। तो ये अच्छा, इसको मैं लोगों को बड़ा आसान बता देती हूँ। कभी आपने देखा है, खवातीन इससे रिलेट कर सकती हैं, आपने अगर ब्लेंडर में कोई चीज़ डालनी है तो लिक्विड आप पहले डालते हैं, उसके बाद फिर सॉलिड डालते हैं ताकि वो सही तरह से मिक्स हो। अगर आपने सॉलिड पहले डाला और उसके ऊपर से पानी डाला या दूध डाला या कोई भी चीज़, तो आपने देखा अंदर ब्लेंडर में क्या होता है, आपकी बॉडी में भी वही हो रहा है। इससे अच्छी एग्जांपल नहीं मिलेगी, है ना? आई थिंक इससे अच्छी एग्जांपल नहीं मिलेगी ये समझाने के लिए कि पानी खाने से पहले पीना है, बाद में नहीं पीना, अंदर वही हो रहा होता है जो आप। ये बहुत छोटी छोटी चीजें जो हम, और ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती हैं, ट्रस्ट मी। ये इतनी छोटी चीजें आपकी लाइफ में, आपके वेट लॉस में आपको अमेजिंग रिजल्ट्स देंगी, आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन हम इन्हीं को जो है ना वो निगलेक्ट करते हैं। अच्छा, अब ये एक थोड़ा सा रेशो बताएं, लोगों ने हमें ये तो समझा दिया है कि 70% आपकी डाइट है और 30% आपकी एक्सरसाइज, आपका हिलजुल है। अब लोग जब जिम जाना शुरू करते हैं तो अपने आप को रिवॉर्ड, ओहो आज तो मैंने 1 घंटा जिम में लगाया, अब तो बिरयानी बनती है बॉस। ये वाली जो साइकी से कैसे निकले? और ये मैं खुद इसका बड़ा अरसे तक शिकार रही, जब जिम किया अब तो मैं कुछ भी खा सकती हूँ, 1 घंटा जिम करके आई हूँ मैं। अच्छा, 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो होते हैं जो शॉर्ट टर्म गोल्स अप्रोच करते हैं और एक वो होते हैं जो लॉन्ग टर्म गोल्स पे फोकस करते हैं। दोनों ठीक नहीं है, ठीक है। आपको अपना गोल लॉन्ग टर्म रखना चाहिए, ठीक है, बट अचीव करें शॉर्ट। लाइक लेट्स जस्ट से आप न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाते हैं कि भाई मुझे इस साल में इतना वेट लॉस करना है, वो बिल्कुल ठीक है, ठीक है। आप अब डिसाइड कर लें कि 2019 दिसंबर तक मुझे इस स्टेज तक पहुंचना है, ठीक है, बट
वो लॉन्ग टर्म जो गोल होता है उसमें आप मोटिवेशन लूज कर जाते हैं। बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप मोटिवेशन बीच में लूज कर लेंगे। और खास तौर पर जिस दिन घर में निहारी बनी होती है उस दिन आप कहते हैं यार अच्छा अभी तो साल है ना, आज निहारी खा लेती हूँ। कल मेरे साथ ये बिरयानी के साथ हुआ। कल मैंने भी निहारी खाई है। गिल्टी एज चार्ज। बट अगर आप बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं तो आप खा सकते हैं। बट वी टॉकिंग अबाउट गोल्स कि आप जब ब्रेक देम डाउन, एक बड़ा गोल माइंड में होना चाहिए, लेकिन उसको छोटे छोटे गोल्स में ब्रेक करें। लेकिन वो गोल इतना छोटा नहीं होना चाहिए कि आपने 2 दिन बहुत ज्यादा मेहनत की और तीसरे दिन आप बिरयानी खा रहे हो। इस तरह नहीं होना चाहिए। आप मंथली गोल सेट करें जो अचीवेबल हो, रियलिस्टिक हो, तो आप ऐसे गोल जो है वो सेट करें। शायद अभी तो बड़ा अच्छा टाइम है बिगिन करने का, क्योंकि बहुत सारे खानदानों में शादियां हुई हैं, दोस्तों की शादियां हुई हैं, अपनी लोगों की शादी हुई है, तो अब अच्छे टारगेट पे हैं। लोगों ने नवंबर दिसंबर मेहनत की है, वेट लूज हुआ है, मोमेंटम को कैसे रखें, या फिर बड़ी पॉसिबिलिटी है भाई दावतें खाने के बाद फरवरी तक वापस जहां से चले थे उसी ग्राउंड जीरो पे वापस आ गए लोग। मिसाल ऐसी है कि फिनिश लाइन पर आकर एंड द टर्न बैक, ओह नो, which is going to be a disaster. Yeah, exactly. तो why हम सिर्फ शादियों में अच्छा क्यों लगना चाहते हैं? Why don't we do it for ourselves? उसमें वीडियो वाला होता है ना, और उसमें तस्वीरें होती हैं। Exactly. तो हम कहते हैं वो देखो वो तस्वीरें ताहयात रहेंगी, लोग शादी भूल जाएंगे, वो तस्वीर निकाल के बताएंगे कि देखिए आप ऐसे। सबसे बड़ी मोटिवेशन आपके लिए आप खुद होने चाहिए कि मुझे अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, मुझे अपने आप के लिए जो है ना वेट लॉस करना है। वेट लॉस इज नॉट द पॉइंट, बेसिकली द पॉइंट इज टू बी हेल्दी। कैन आई आस्क यू वन क्वेश्चन? अभी हमने अक्सर इन चीज़ों में देखा है कि कॉलेज में या लोग जैसे आमतौर पे कहते हैं कि शादी से पहले यंगस्टर्स बड़े स्मार्ट गुड लुकिंग होते थे। व्हाट हैपन्स आफ्टर शादी दैट पीपल बिकम दे कम्प्लीटली लूज देमसेल्व्स, यानी एक कॉमन हमारे माशरे में कहा जाता है। इसकी आप क्या वजह देखते हो? कोई लाइफस्टाइल में फ़र्क आ जाता है, लड़ाई ज़्यादा होने लगती है, इमोशनल ईटिंग बढ़ जाती है, क्या होता है? आई थिंक शादी के बाद फिर वो एक जो दिल की खुशी, दिल की खुशी और या फिर किसी को इम्प्रेस करने की वो जो एक वो होती है ना ड्राइव, वो ड्राइव खत्म हो जाती है। नहीं, ऐसा नहीं है। आई मीन आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल जो बहुत अच्छी शादीशुदा जिंदगी गुजार रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं और अपना टाइम निकालते हैं और अपनी पूरी फैमिली के लिए टाइम निकालते हैं फिटनेस का। और अच्छा शोएब, एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे भी बात कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिबा बात कर रही हैं और क्या पूछना चाहेंगी? मैं शाहीन बात कर रही हूँ कश्मीर से। जी शाहीन, मैंने ये पूछना था कि मेरी एज 42 इयर्स है और मेरा वेट है 83 kg। ओके, तो मैं कहती हूँ मैं कौन सी एक्सरसाइज करूँ जिससे मुझे 20 कम से कम 20 kg जो है ना, मुझे वो मेरा वेट कम। और आप कितने अरसे में ये वेट लूज करना चाहती हैं? फौरन झटपट कल तक? नहीं, झटपट तो नहीं, बस स्लो है। अच्छा, स्लो। थैंक यू सो मच शाहीन, आपके लिए हम टिप्स लेते हैं और अभी आपको बताते हैं इसका जवाब। जी, क्या कहेंगे शोएब? शाहीन के लिए बहुत बेसिक सी टिप्स हैं। अपने खाने की जो टाइमिंग्स हैं, मील्स की टाइमिंग्स हैं, उनको ऑर्डर में ले आए। लाइक लेट्स जस्ट से आप अगर ब्रेकफास्ट सुबह 9 बजे करते हैं, दैट मीन्स आपने 1 मंथ तक ब्रेकफास्ट 9 बजे ही करना है। हम जैसे स्कूल की टाइमिंग्स होती हैं, ठीक है, कि आप बॉडी को डिसिप्लिन में लेके आए। ऑफिस की टाइमिंग्स होती हैं, आपके ब्रेकफास्ट की, आपके लंच की, आपके डिनर की टाइमिंग्स होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक दिन आपने 9 बजे ब्रेकफास्ट किया तो अगले दिन आप 12 बजे ब्रेकफास्ट कर रहे हो। सबसे पहली चीज़, ठीक है, अपने पानी का जो इनटेक है वो उससे बेहतर करें, ठीक है, और देखें कि आप कब पानी ले रहे हैं। खाने से पहले पानी लें, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप 3 वक्त का खाना खा रहे हैं, हल्की फुल्की कोई एक्सरसाइज, इवन आपके केस पे आप कहेंगे शाहीन को अगर वॉक ही करना शुरू कर दें। एक्सरसाइजेस के लिए मैं उनको कुछ टिप्स बता देता हूँ, बिकॉज रिसेंटली एक वाक़या हुआ था लाहौर में। वुमन, शी इज 65, तो उन्होंने ट्रेनिंग की थी मेरे साथ एंड शी लॉस्ट लाइक अराउंड 15-16 kg। ठीक है, तो वही टिप्स मैं शाहीन को देना चाहूँगा कि अगर आप सिर्फ वॉक स्टार्ट करते हैं, बेसिक थिंग वॉक, ठीक है,
अगर आप सिर्फ पंचेस स्टार्ट करते हैं, आई एम नॉट सेइंग कि आप पंचिंग बॉक्स पे इन ग्लव्स पहनकर हाँ, अगर आपको घर पे किसी पर गुस्सा है तो आप उस पर भी पंचिंग स्टार्ट कर सकते हैं। शोएब, मेरे पास वक्त कम है लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी, अब हमारे पास ये लेट कॉल आई है, लेकिन शोएब इज़ अवेलेबल ऑनलाइन, ही ऑल्सो हैज़ ऑनलाइन कोर्सेज, सो यू कैन गेट इन टच विद हिम एंड गेट मोर टिप्स। लेकिन क्विकली टू समराइज व्हाट ही सेड, अपनी नींद का ख्याल रखें, खाने की टाइमिंग में डिसिप्लिन लेके आएँ, इसके अलावा पानी का इनटेक अच्छा रखें और हल्की फुल्की वर्जिश करते हैं। वॉक लाजमी रखें। अगर वो शी इज 50, अगर वो सिर्फ वॉक भी करेंगे, आई थिंक 5-10 kg वो बहुत इजीली, डाइट कंट्रोल करके वॉक में अपने आप को थोड़ा पुश करें, ब्रिस्क वॉक करें, थोड़ा सा भी पुश करेंगे, आई थिंक 5-10 kg शी कैन इजीली लूज। थैंक यू सो मच शोएब फॉर दीज ब्रिलियंट टिप्स। हमारे साथ हमारे रेजोल्यूशन मेंटर्स पूरा मंथ ऑफ जनवरी होंगे। अपना रेजोल्यूशन हमें भेजें और हम कोशिश करेंगे उसके लिए आपके लिए प्रो टिप्स लेके आए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वील बी राइट बैक। ये एक बहुत बड़ी मेरे ख्याल में इम्पॉर्टेंट मैसेज था, इम्पॉर्टेंट प्रॉमिस था डोनाल्ड ट्रंप का, जो उन्होंने थ्रू आउट अपनी कैंपेन ट्रेल में भी इस्तेमाल किया। लोगों ने इसकी वजह से उनको कहा कि ये बहुत ही ज़्यादा एक रेसिस्ट स्टांस है और वो इस बात को बिल्कुल कतई नज़र किए हुए हैं कि ये जो मैक्सिको से आने वाले इमिग्रेंट्स एक तो नंबर 1 पूरे प्रोसेस के थ्रू आते हैं, इलीगल इमिग्रेंट्स भी अगर हों तो उनका अमरीकी मईशत में एक बहुत बड़ा किरदार है। लेकिन थ्रू आउट ही हम देखते रहे हैं अभी तक उनके टर्म में जो इमिग्रेंट्स के आने के बाद एक सिचुएशन क्रिएट होती है जहां वो छोटे छोटे बच्चों को भी इलीगल आने वाले मैक्सिकन इमिग्रेंट्स को सरहद पे ही उनसे अलग कर दिया जाता है, उनको जिस तरह जेलों में रखा जाता है, इसके हवाले से पूरी दुनिया ने बात की। लेकिन हम देखते हैं कि उनकी इमिग्रेशन पॉलिसीज़ में कोई लचक या कोई तब्दीली नहीं आई। आज का उनका ये खिताब बड़ा ही अहम तस्वुर किया जा रहा है और उसमें एक पॉलिसी डायरेक्टिव होने की और यानी किस डायरेक्शन में अमरीकी इस वक्त सोच रहे हैं, उनकी क्या इमिग्रेशन पॉलिसी होगी, ये भी वाज़े होगा। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं। मुल्की हालात की अगर बात की जाए तो ये बड़ा ही मेरे ख्याल में एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि बिलावल भुट्टो जरदारी का नाम ECL से निकाला गया। ये इनकी यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क्या एक बड़ी सियासी जीत है या नहीं, इस पर हमने हुकूमत वक्त यानी PTI के रिप्रेजेंटेटिव जनाब सीनियर रहनुमा हैं खुर्रम शेरजमान, आज उनको हमने दावत दी और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। खुर्रम साहब, सुप्रीम कोर्ट का ये जो ऑर्डर आया है, फवाद चौधरी साहब ने भी कहा ये सर आंखों पर ओहदों की वजह से नहीं बल्कि कामों की वजह से नाम ECL पे डाला जाता है। इस वक्त जो सिचुएशन है, क्या आप समझते हैं ये एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बड़ी जीत है? क्या आपका रद्द अमल है इसके ऊपर? अच्छा देखिए, हमें इसमें कोई एतराज़ नहीं है अगर चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि बिलावल का नाम जो है वो हटा दिया जाए या मुराद अली शाह साहब का नाम हटा दिया जाए। लेकिन देखिए, मैं आपको बताऊं कि इसमें कोई खुश होने की ज़रूरत नहीं है। आपको याद हो कि जब JIT पनामा की आई थी तो PMLN वालों ने मिठाइयाँ खानी शुरू कर दी थी, उन्होंने सही तरीके से पढ़ा भी नहीं था। तो मेरे ख्याल से अगर ECL के ऊपर से नाम अगर हट गया है तो ये उनके लिए जो है ना, उनकी नज़र में उनके लिए खुशी की बात होगी। लेकिन हमारी नज़र में अभी ऐसी बहुत सारी चीज़ें सामने आनी हैं और ये मामला इतने आसान नहीं है, इनको आगे चलना है। जिस तरीके से केस आगे चलता रहेगा, आगे केस बढ़ता रहेगा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी आएंगी जो कि मैं समझ रहा हूँ कि मुराद अली शाह साहब को बड़ी सीरियसली फेस करनी पड़ेगी और बहुत मुश्किलात होंगी उनके। लेकिन खुर्रम, हम देख रहे हैं कि थ्रू आउट बदीन में और इधर उधर जो इनके जलसे हो रहे हैं, जिस किस्म के बयानात जरदारी साहब खुद भी दे रहे हैं, बिलावल की जो मीडिया इंटरेक्शन रह रही है, क्या आप समझते हैं कि एक सियासी दबाव PTI पे पड़ रहा है और हुकूमत वक्त एक तरह से बैकफुट पे आ गई है? अच्छा नहीं सिद्रा, मैं आपसे सवाल करता हूँ, मुझे बताएं ना कि क्या वजह है कि ऑल ऑफ अ सडन ना कोई इलेक्शंस हो रहे हैं, ना कोई ऐसी तहरीक चल रही है, ऑल ऑफ अ सडन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सूबे सिंध के अंदर अलग अलग शहरों में जाके जरदारी साहब ने जलसे करना शुरू कर दिए। इसका मतलब है कि इनके ऊपर प्रेशर तो है ना, कोई तो बात है, कोई तो परेशानी है। ये जब से चीज़ें रिवील हुई हैं रिगार्डिंग इनकी करप्शन की, ये खुद परेशान है। इनको ये नजर आ रहा है कि ये जेलों में जाने वाले हैं, ये समझ चुके हैं कि ये बच नहीं सकते हैं। आपने पिछले दिनों इनकी अपनी रहनुमा की आपने देखी थी कि एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन जो है ना वो लीक हुई थी और उनके जो लॉयर हैं, अपने जो इनके फॉर्मर गवर्नर हैं, वो कहते हैं कि अभी उनकी आवाज़ नहीं। उन्होंने किस तरीके से बयान किया इस केस के बारे में। तो आपका कहने का मतलब है कि ये हुकूमत वक्त पे प्रेशर डालने की बात नहीं है, बल्कि अपना प्रेशर वो रिलीव कर रहे हैं। ये उनकी एक स्ट्राइक बैक स्ट्रैटेजी है कि उन पे जो इल्ज़ामात लग रहे हैं तो आप समझ रहे हैं कि दे नीड टू टेक पीपल ऑन देयर साइड। लेकिन जो आपका मुतालबा था, जो हुकूमत सिंध में आप लोगों की जो अपोजिशन है उसका मुतालबा था कि चीफ मिनिस्टर साहब इस्तीफ़ा दें, मुस्ताफ़ी हों, अब जबकि उनका नाम ECL से निकाल दिया गया है, क्या आप अभी भी इस मुतालबे पे कायम हैं?
देखिए हमारा जो रीज़न है सिद्रा, जिस रीज़न्स की बेसिस के ऊपर हम सीएम की रेजिग्नेशन मांगते हैं, वो रीज़न ये है कि जब आसिफ अली जरदारी साहब इक़्तिदार के अंदर आए तो उन्होंने किस तरह वाजिद शमसुल हसन के थ्रू जो स्विस बैंक अकाउंट्स के जो सबूत थे उनको किस तरीके से उन्होंने जो है डिस्ट्रॉय करा। तो हमें इस बात के खदशात हैं कि चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब अगर अपनी पोजीशन पे बैठे होंगे तो अपनी पोजीशन को इस्तेमाल करते हुए जो इनका एक वतीरा रहा है कि जो सबूत हैं उनको डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं, उनके साथ टेम्परिंग भी कर सकते हैं। तो आप समझते हैं ट्रांसपेरेंसी और यानी कि खुरम दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि किसको आप देखते हैं, यानी पाकिस्तान पीपल पार्टी के जो सीनियर कायदीन हैं वो आपके सामने हैं, कौन से रहनुमा हैं वो भी आपके सामने, बड़ा क्लोजली आप उनको मॉनिटर कर रहे हैं, किसको आप देखते हैं नेक्स्ट सीएम बनते हुए जो आप समझते हैं कि इस ओहदे के साथ इंसाफ कर सकेंगे? देखिए सादिक और अमीन होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, आवाम की खून पसीने की मेहनत, टैक्स पेयर्स के पैसे की जो अमानत के अंदर ख़यानत ना करे, वो शख्स वज़ीर आला होना चाहिए। किसी ऐसे शख्स को लेकर आएंगे जिसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही हों, जिसके ऊपर नैब के केसेस चल रहे हों, हम उसको किसी भी हाल में एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये आवाम का पैसा है, ये ना समझें कि अगर ये सूबे के अंदर हुकूमत बनाकर आ गए तो जो दिल चाहे इनका करें, ये ऐसा नहीं पॉसिबल है। हुकूमत करें, मुल्क को चलाएं, आवाम की खिदमत करें, लूटमार हम नहीं करने देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम हमारे साथ मौजूद होने का। नाम आपने कोई नहीं दिया लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है द नेक्स्ट सीएम ऑफ सिंध कुड बी अ वुमन एज वेल। खैर जनाब, ये डेवलपिंग सिचुएशन है, इस पे हम देखेंगे कोर्ट के भी इसके हवाले से किस तरह कार्रवाई आगे बढ़ती है, लेकिन बहरहाल ये बात तय है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसको इस वक्त अपनी एक सियासी फतेह करार दे रही है। एक छोटे से ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको मिलवाएंगे मिलो पाकिस्तान से में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी से। बल्कि ऐसा करते हैं कि आपको दिखाते हैं कि आज आपकी मुलाकात हम किससे करवाने वाले हैं। जी जनाब, अभी तक हमारे साथ अमीर आए नहीं हैं। अमीर अली का आपने ये पैकेज देखा, एक बहुत ही टैलेंटेड इलस्ट्रेटर हैं जो बच्चों के लिए इलस्ट्रेशंस करते हैं, लेकिन जब इनकी शादी हुई तो इन्होंने एक बहुत ही निराले अंदाज में अपनी वाइफ को इम्प्रेस किया। जो रिवायती से शादी के कार्ड्स होते हैं वो नहीं छपवाए, बल्कि ख़ुद एक खूबसूरत सी इलस्ट्रेशन की जिसमें अपना और अपनी बीवी का एक छोटा सा कैरिकेचर कार्टून साइड बनाया। इट वॉज सो क्यूट दैट शी वॉज जेन्युइनली टच्ड बाय इट, और इसके बारे में उन्होंने लिखा भी, अपने फ्रेंड्स से भी शेयर किया। जिसके पास ये शादी का कार्ड पहुंचा वो इससे शदीद बल्कि बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए। मैंने भी जब इसको ऑनलाइन देखा तो आई थॉट इट वाज अ वेरी स्वीट जेस्चर, यानी वाकई इट्स रोमांटिक, इट्स क्वर्की एट द सेम टाइम, आपकी पर्सनैलिटी को शो करे। अक्सर आप देखते हैं कि पाकिस्तान में जब शादियाँ होती हैं तो इतना प्रेशर होता है, आपकी ड्रेस की सिलेक्शन से लेके आपकी वेन्यू की सिलेक्शन तक, आपकी गेस्ट लिस्ट तक आपका कोई कंट्रोल नहीं होता। आप सिर्फ उन लोगों को बुलाते हैं जो उसको आपको ख़ानदान चाहता है। ये छोटी छोटी चीज़ें आपकी शादी को एक पर्सनलाइजेशन का टच देती हैं, आपकी अपनी पर्सनालिटी उसमें झलकने लगती है। एंड आई थिंक इसका ट्रेंड अब ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। हाल ही में हमने देखा कि फ़ायज़ा की भी जब शादी हुई तो अपनी मेहंदी पे व्हेन शी वांटेड टू हैव फन, उन्होंने गरारे के साथ कंफर्टेबल शूज़ यानी एक्चुअली ट्रेनर्स पहने हुए थे। तो दीज आर स्मॉल थिंग्स विच आर ऑलवेज हैपनिंग। मुझे बताया जा रहा है कि अमीर हमारे साथ हैं, इनकी खूबसूरत सी इलस्ट्रेशन आपके सामने है, और अगर आप इनसे रब्ता करना चाहते हैं और अपनी शादी को भी एक यूनिक टच देना चाहते हैं, यू कैन एब्सोल्युटली गेट इन टच विद हिम। तो आइए आपकी मुलाकात कराते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अमीर अली। अस्सलाम वालेकुम अमीर। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल हैं आपके? सच अ प्लेजर टू हैव यू। और सबसे पहले तो शादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। प्लीज हैव अ सीट। अच्छा, आपके हाथ में वो कार्ड है जो आपने खुद डिजाइन किया? जी, ये अच्छा, मुझे ये बताएं, जो मैंने सुना है कि आपकी ये जो स्टोरी थी, ज़बरदस्त सी स्टोरी, इसको ऑनलाइन देखने के बाद सरहद पार से किसी एक्टर एक्ट्रेस ने भी आपसे रब्ता किया और कहा कि जी हमारी शादी का कार्ड भी इसी तरह बना दें। वो क्या स्टोरी है, वो बताइए। हाँ, मेरा इंस्टाग्राम के ऊपर एक प्रोफाइल है, आज इसके ऊपर मैं यूजुअली अपना आर्ट वर्क रख रहा होता हूँ। तो एक ग्रुप है, क्लोज ग्रुप है लड़कियों का, जिस पर मेरी वाइफ ने मेरे कार्ड को पोस्ट मैंने भी किया वहीं पे देखा। मिसबा की पोस्ट मैंने देखी थी सोल सिस्टर्स पे, क्योंकि कवल भी मेरी दोस्त है तो मैं सोल सिस्टर्स का नाम ले देती हूँ। हाँ जी जी। तो वहाँ पर जो है वो ये शायद वायरल हो गया और वहाँ से जो है वो ये लोगों तक पहुँचने लगा। उसके बाद किसी ने इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज किया, जो एक्ट्रेस थी उनके ही प्रोफाइल से था या शायद किसी मैनेजर ने किया था।
मुझे समझ में आया कि किया जा सकता है, एंड देन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट, और फिर वो उन्हें पसंद भी आ गया और अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है वो काफ़ी जगहों तक पहुंच चुका है। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि ये लोग तो देख सकते हैं, ऑन एयर भी हम दिखा रहे हैं, अपना भी आपने बड़ा क्यूट सा एक डिपिक्शन बनाई है, इलस्ट्रेशन बनाई है, और मिसबा की भी। तो मिसबा वाज एक्चुअली वेरी टच्ड व्हेन शी सॉ इट। दिस वाज प्लान्ड एज अ रोमांटिक जेस्चर, राइट? इट वाज एक्चुअली, क्योंकि मैं जो है वो चिल्ड्रन बुक इलस्ट्रेटर हूँ, और साथ साथ जो है वो हैंड लेटरिंग वगैरह का मुझे बहुत ज़्यादा शौक है। जो ये सब कुछ लिखा हुआ ये सब मैंने खुद ही लिखा है। No software, you actually use your own writing? सॉफ्टवेयर के ऊपर, बट देयर इज अ सॉफ्टवेयर एंड iPad Pro के ऊपर एक सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर हैंड लेटरिंग वगैरह आप कर सकते हो। तो टूल्स थे, तो वो यस इट वाज अ वेरी गुड जेस्चर। मैं हमेशा से चाहता था कि कोई ऐसा कार्ड ज़रूर बने, और बीइंग एन इलस्ट्रेटर अगर मैं खुद ही अपना कार्ड ना बनाता तो फिर वो नॉर्मल से ही कार्ड्स रह जाते। तो अच्छा, मुझे बताओ, मेरे अभी तो जैसे लोग आमतौर पे कहते हैं कि इतने दोस्तों को आप जानते हैं, हर एक का पोस्टल एड्रेस, हर एक का नंबर हमारे पास नहीं होता, तो यूजुअली हम अपना जो कार्ड है वो या तो कोई ई इनवाइट बना देते हैं। बिल्कुल। अभी भी तुम्हें लगता है कि वैल्यू है, जब तक आप, कुछ खास लोग ऐसे ज़रूर होते हैं जिनके हाथ में अगर प्रिंटेड कार्ड ना आए तो वो बिल्कुल बॉयकॉट कर देते हैं आपकी शादी का? मुझे ऐसा लगता है कि आप खुद ही जो है वो चाहते हैं कि कुछ लोगों को आप वो कार्ड जो है वो एज अ फिजिकल चीज़ दें। हाँ। तो मैंने अपने कार्ड जो है वो कुछ बहुत ज़्यादा प्रिंट तो नहीं करवाए थे, क्योंकि अगर आप देखें तो ये ई इनवाइट ही एक तरह से, लेकिन कुछ जो मखसूस लोग हैं, ख़ास लोग, उनके लिए मैंने जो है वो ये कार्ड प्रिंट करवाया था, और मैंने जो कार्ड का जो एनवलप है उसके ऊपर खुद से हैंड लेटरिंग करके उनके नाम को उनके नाम भी लिखा, ताकि वो एक और जो है वो मॉडिफाइड कार्ड बन जाए उनके लिए, पर्सनलाइज्ड। कितना कंट्रोल होता है। जब मैं शुरू में बात कर रही थी कि दूल्हा दुल्हन काफ़ी हद तक बेचारे होते हैं और हेल्पलेस होते हैं, उनको कोई खाना दे दे उनके वलीमे पे तो मिल जाता है, उनका कोई शर्ट वर्ट यानी उनके दुपट्टा वगैरह दुल्हन का सेट कर दे तो वो सही हो जाती है, वरना यू फील दैट यू आर रियली डिपेंडेंट ऑन अदर्स। और बहुत सारे ऐसे डिसीजंस भी लोग ले रहे होते हैं ना कि मेन्यू क्या होगा, वेन्यू क्या होगा, आपकी लुक क्या होगी, फ्लावर्स क्या होंगे। So, I mean, what would you suggest? You've been through the experience. यानी जो लोग शादीशुदा हैं या होने वाले हैं, या आप अपनी शादियां प्लान कर रहे हैं, तो किस तरह वो अपना पर्सनल टच दे सकते हैं अपनी शादी में? मेरे ख्याल से तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो ज़्यादा टेंशन ना लें इस चीज़ को लेकर, क्योंकि जितना मैंने 2-3 महीना 4 महीना जो सारी प्लान की वो 1-2 घंटे के अंदर सब ख़त्म हो गया, और वो सब कुछ बड़ा नॉर्मल सा लगने लगता है उसके बाद। हाँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें आपको बिल्कुल नॉर्मली जाना चाहिए जैसे आप जा रहे हैं, और चीज़ों को थोड़ा पहले से ही प्लान करना चाहिए ताकि सारी चीज़ें एक साथ एंड में ना आए। यानी थोड़ा चिल्ड आउट अप्रोच होनी चाहिए। अच्छा, आप ज़्यादा टेंस थे या मिसबा, यानी ख़वातीन या दुल्हनें ज़्यादा हो जाती हैं? मुझे ऐसा लगा कि हम दोनों ही बहुत नॉर्मल थे, कोई इतना ज़्यादा नहीं। मैं शायद थोड़ा ज़्यादा था उससे, स्लाइटली ज़्यादा, स्लाइटली, लेकिन इतना ज़्यादा कोई ऐसा टेंस सिचुएशन ना आई और ना हुई। कोई ऐसा चीज़ थी जैसे ये तो तुमने प्लान किया ये हो गई, लेकिन कोई प्लानिंग जो सोचा था एकदम पटाखे बजेंगे और फूल गिरेंगे वो नहीं हुआ? नहीं, मुझे ऐसा कोई प्लान नहीं था मेरा। मैं चाहता था कि वो बड़ी सिंपल से हो, सिंपल एंड एलिगेंट। हाँ, कोई एंट्रेंस वगैरह नहीं थी, बड़ा नॉर्मल सा एक वलीमा था जिसमें मेहमान थे बस। तो बस सारा क्वर्क तुमने इसके अंदर निकाला कि पर्सनलाइज्ड टच आपकी पर्सनालिटी से मैच करे आपका इवेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, अक्रॉस द बॉर्डर जब तुम किसी और के, यहाँ तो यू न्यू मिसबा एंड यू न्यू योरसेल्फ, इनके केस में जब आप उनके लिए डिज़ाइन कर रहे हो कार्ड, उन्होंने अपनी कोई प्रेफर्ड पिक्चर भेजी, कोई उनके जहन में इमेज था? बिल्कुल। अच्छा, अब मेरे पास काफ़ी सारे लोग आ रहे हैं जो ये कार्ड डिज़ाइन करवाना चाहते हैं पर्सनलाइज, तो मैं उनसे यही कहता हूँ कि रिजेम्बलेंस जो है वो अगर आप देखें तो इसमें इतनी कुछ खास रिजेम्बलेंस नहीं है सिवाय दाढ़ी और बाल के, जो शायद मुख्तलिफ हो सकता है। तो जो मेरे पास एक्टर एक्ट्रेसेस जो थे वो उनका जो है वो सिर्फ कुछ तस्वीरें आई थी। मैंने उनसे कहा था कि जो आप ड्रेस चाह रहे हैं, जिसके ऊपर वो ड्रेस के ऊपर आपके कैरेक्टर्स बनने, वो अगर आप मुझे प्रोवाइड कर दें। तो उन्होंने मुझे कुछ तस्वीरें भेजी थी, जो ड्रेस मैंने उसके ऊपर उन कैरेक्टर्स को जिसके या एक काम ये भी कर सकते हैं कपल्स, यानी जो आपको अप्रोच करना चाहें कि अपनी फेवरेट कपल पिक्चर भी आपको दे सकते हैं, if they would, you know, want to get that illustrated. बिल्कुल ऐसा हो सकता है। और अगर तो वो अपने ड्रेस जो पहनने वाले हैं, काइंड ऑफ ईस्टर एग कि लोगों को रिवील करने से पहले ही
कार्ड के अंदर मौजूद है, जब वो वहाँ पहुँचेंगे या थीम करना चाहते हैं। Exactly. कुछ लोग अगर करते हैं कि अपनी रुखसती अपने वलीमे पे प्लान करते हैं कि जी ये कलर थीम होगी, उस कलर थीम को अगर आप इन्फ्यूज करना चाहते हैं अपने कार्ड पे तो वो भी किया जा सकता है। सो नाउ आर यू गेटिंग दीज, यू नो, बिकॉज यू आर अ चिल्ड्रंस बुक इलस्ट्रेटर, ये इसको कितना टाइम देना अब तुम शुरू कर दोगे? बिकॉज हमने आज बता दिया और मिसबा ने खुद इसको बता दिया, तो अब तो फ्लडिंग, यू मस्ट बी फ्लडिंग विद ऑफर्स। यस, अभी फिलहाल काफ़ी सारे लोग हैं जो कि चाह रहे हैं, लेकिन मैं बहुत थोड़े से ही ऑर्डर्स बहुत सिलेक्टिव हैं जी। अमीर, तो आप प्लीज लाइन में लगे, अपना क्यू नंबर ले लें, फिर हम सोचेंगे कि आपकी बनाना है कार्ड या नहीं बनाना। लेकिन अमूमन कब तक बता देते लोगों को, क्योंकि यू नो शादी से रिलेटेड जो मेरे पास आ रहे हैं मैं उनको बता रहा हूँ कि फ़िलहाल अगर मैं कर सक रहा हूँ या नहीं कर सक रहा हूँ। तो जिन्होंने पिछले 2-3 दिनों पहले ही देख लिया था और पोस्ट करके ऑर्डर कर लिए थे तो वो तो हो रहे हैं, लेकिन जो अब आ रहे हैं तो अब एडवांस बुकिंग। और अगर आप हमारा शो देख रहे हैं तो आप हमें कॉल कीजिए, बल्कि मुझे ट्वीट कीजिए, मैं हो सकता है आपकी सिफारिश कर दूं, तो हो सकता है अमीर फिर आपकी ऑर्डर भी ले लें। सो हाउ इज़ लाइफ आफ्टर मैरिज नाउ? ये तो इन्हें दिस इज़ अ हैप्पी इमेज, और अक्सर लोग कहते हैं कि सिचुएशन तब शुरू होती है जहाँ पे हैप्पीली एवर आफ्टर स्टोरी ख़त्म हुई, बट द एक्चुअल स्टोरी बिगिंस फ्रॉम देयर। अच्छा, मुझे अभी तक कोई ऐसी चेंज नज़र नहीं आई है, मतलब बहुत बड़ा, क्योंकि ज़्यादा वक्त भी नहीं हुआ है और अभी 2 महीने हैं, तो हम फ़ौरन ही जो है वो काम वगैरह स्टार्ट कर दिया था, जॉब पर चले गए थे। मैं जो है वो कराची यूनिवर्सिटी इंडस वैली स्कूल्स ऑफ आर्ट्स में भी पढ़ा रहा होता हूँ। तो जिस दिन शादी थी उसके अगले दिन ही मैंने बैक टू द नॉर्मल लाइफ। तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि जो वक्त हमने शादी से पहले बहुत सारा स्पेंड कर दिया था इन चीज़ों के ऊपर, वो मुझे फ़ौरन से बैक टू लाइफ आकर संभालना पड़ा, चाहे वो पैसों के लिए हो, चाहे वो सिचुएशन जो हुई हुई थी सारी उसके लिए हो, जो छुट्टियां उससे पहले ली थी। तो अभी तक मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसी प्रॉब्लम या कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है। बट थैंक यू सो मच अमीर फॉर बीइंग हियर। वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर मैरिड लाइफ इन दिस न्यू फेज इन लाइफ। बेस्ट टिप आज अमीर ने ये दी है हमें कि आपने ना बहुत ज़्यादा जो आप ओवर द टॉप अपनी ज़िंदगी के 5, 6, 8 महीने डेडिकेट कर देते हैं अपनी शादी प्लानिंग में, वो ना करें, क्योंकि वो जब 2-3 घंटे गुजर जाते हैं बकॉल इनके, बाकी सब चीज़ें बड़ी नॉर्मल हो जाती हैं। एंड दीज आर रियली ब्यूटीफुल कार्ड्स इफ यू वांट टू गेट इन टच विद हिम। हिज फेसबुक इज़ द बेस्ट प्लेस टू रीच आउट। अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग डिस्कशन लाइंड अप, सो स्टे विद अस। एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान एंड आई वाज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू टुडेज डिस्कशन, क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ बैठकर आपको कुछ सीखने का मौका मिलता है। एंड वी हैव समबडी ऑन द शो जिसको कहना चाहिए कि अगर यू नो टेलीविज़न इंडस्ट्री को पाकिस्तान में देखें, आप जितने चैनल्स माशाल्लाह से न्यूज़ चैनल्स की लॉन्च देख लें, उनके इमेजेस देख लें, उनकी एक चैनल आईडी देख लें कि वो किस सोच के साथ, किस विजन के साथ आए हैं, और उनमें आप तफरीक देखेंगे कि हर एक का एक अलग रंग, एक अलग जाविया है, बट देयर इज़ वन मैन हु इज़ एक्चुअली कंट्रीब्यूटेड टू ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देयर डिज़ाइनिंग एंड ब्रिंगिंग देम टुगेदर। अब ये इनकी अपनी इतनी डाइवर्सिटी कैसे है, डेप्थ कैसे है ऑफ अंडरस्टैंडिंग कलर्स, सिंबल्स, थिंग्स, और ख़ास तौर पे जो नैरेटिव हमारा है। ही सून गोइंग टू बी स्टार्टिंग अ शो जिसके अंदर ये बात करेंगे पॉलिटिक्स ऑफ एंटरटेनमेंट की, बिकॉज ही इज़ बिन एन एडवर्टाइजर ऑल हिज लाइफ। ही इज़ बिन समबडी जो इन रंगों के साथ, इन सिम्बल्स के साथ खेलते रहे हैं, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ही अंडरस्टैंड्स द इम्पैक्ट ऑफ इट। ज़िंदगी में, कायनात में अल्लाह ताला ने कोई भी चीज़ बेवजह नहीं बनाई है, और ख़ास तौर पर जब इंसान उनसे खेलता है और अपनी क्रिएटिविटी का उस पर तड़का लगाता है, इट कैन रियली हैव अ लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट। तो आज हम किस तरफ जा रहे हैं? हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, ख़ास तौर पे म्यूज़िक, ड्रामा, सिनेमा, रिवाइवल ऑफ सिनेमा की बात की जाती है। हाउ इज़ दैट इफ़ेक्टिंग पाकिस्तान्स पॉपुलेशन? ये जो 20 करोड़ अवाम है जिसमें ज़्यादातर कच्चे यंग नौजवान जहन हैं, हम उनको क्या दे रहे हैं, हमारा विरसा किस तरह आगे बढ़ रहा है? ऑल दैट एंड मोर इन टुडेज कॉन्वर्जेशन। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। वी हैव द वन एंड ओनली शहजाद नवाज विद अस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस। शहजाद, मुझे बताएं कि यू आर ऑलवेज अप टू समथिंग वेरी वेरी एक्साइटिंग। तो अभी बताएं कि वो जो एक बड़ी इंटरेस्टिंग पाइपलाइन है जिसको मैं कहती हूँ कि विली वोंका की फैक्ट्री है, वो चॉकलेट फैक्ट्री, उसमें अब क्या बन रहा है? बस जी, एक तो पहली चीज ये कि मीठा बनना चाहिए मीठा मीठा होना चाहिए। बिल्कुल।
तो बेसिकली मेरा, आपको पता है, मेरा जो मेन स्फीयर है ऑफ माय वर्क, दैट्स लॉन्चिंग टेलीविजन स्टेशंस एंड फ्रॉम द स्ट्रैटेजी, कम्युनिकेशन और उसकी जो लुक एंड फील होती है। तो अभी मैंने 2 नए और इस मुल्क के बहुत सारे चैनल्स में 2 और न्यूज़ चैनल्स का इजाफा कर दिया है। एंटरटेनमेंट साइड पे, मैं एंटरटेनमेंट तो लफ्ज़ शायद पसंद नहीं करता, एंटरटेनमेंट आई थिंक इज़ अ बेटर वर्ड फॉर मी। मैं एक फ़िल्म करना चाह रहा हूँ जो मैंने लास्ट करनी थी, रोक दी, क्योंकि 2015 से ये हो रहा है, मेरी लास्ट फिल्म चंबेली के बाद। मैं पहले एक पूरी फिल्म ड्राफ्ट लिख लिया, तो नियो मैंने चैनल लॉन्च करना था, बिल्कुल वो न्यूज़ चैनल मैंने लॉन्च किया, वो ख़त्म हुआ तो मैंने बाय दैट टाइम नया आइडिया आ गया। वैसे शहजाद, एक मैं सवाल आपसे हमेशा से करना चाहती थी, आप तमाम बड़े और इस वक्त जितने मुस्तनिद क्रेडिबल चैनल्स हैं उनकी लॉन्च पे, जैसे आपने खुद हवाला दिया, आप मुंसलिक रहते हैं। जब वो लॉन्च होता है तो फिर क्या होता है? सेठ साहब कहते हैं अब आपकी हमारी कुट्टी, आपकी हमारी बात। पहली बात तो ये कि मैं कंसल्टिंग अरेंजमेंट मेरा होता है, मेरी एम्प्लॉयमेंट नहीं होती, ना मुझे एम्प्लॉयमेंट करना पसंद है, मुझे अच्छा नहीं लगता। दूसरा ये होता है कि मुझे ये बताएं, ये जो आपका सवाल है मैं उल्टा आपसे पूछता हूँ, ऐसा कब हुआ है कि आपने एक आर्किटेक्ट हायर किया जो आपका घर बनाए और घर बनाने के बाद वो घर में रहने लग जाए? उसका काम है घर बना के आपको चाबी हवाले कर देना। सो आई वर्क लाइक अ ब्रांड आर्किटेक्ट, सही, कम्युनिकेशन आर्किटेक्ट, एंड माय जॉब इज टू पुट इट ऑल टुगेदर। बट दे आर ऑलवेज कंपीटिंग, यानी ये जो चैनल्स जिनको आपने माशाल्लाह लॉन्च किया, खड़ा किया, ये तो आपस में लड़ रहे हैं आजकल रेटिंग्स के लिए। तो फिर वो कहते नहीं है कि सबकी बुनियादों में तो आप ही ने सरिया डाला है। ये तो वही बात होगी कि आप एक से ज्यादा बच्चा नहीं कर सकते। यानी ये तो चाइना में जैसे होता था, अप टिल सर्टेन पॉइंट इन टाइम यू कुड ओनली हैव वन चाइल्ड, राइट? तो आपका खून अगर एक से ज्यादा में शामिल है, ये तो अच्छी बात है। एट द एंड ऑफ द डे मे द बेस्ट मैन विन। एंड एज अ फिल्म मेकर, व्हाट हैज बीन योर लर्निंग? बिकॉज चंबेली, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक वाहिद हमारी पाकिस्तानी मूवी थी जो एक सियासी स्ट्रगल को दिखाती है, और सारों ने बाकी जॉनराज में डैबल किया है, जिसमें हम देखते हैं कि वॉर मूवीज भी बनी है, स्पोर्ट्स मूवीज बनी है, एंटरटेनमेंट, कॉमेडी, बट नोबडी डैबल्ड इनटू पॉलिटिक्स। हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? Brilliant. It was a brilliant experience. To this day it is a brilliant experience because फिल्म मेकर का अपना एक वर्ल्ड व्यू होता है जो वो दिखाना चाहता है। मैं ये दिखाना चाहता था कि हमारे मुल्क की सियासत में क्या होता है। इससे पहले मैं 2 और फिल्में बना चुका था जो नशे से ताल्लुक़ रखती थी। सही। पहली जो थी वो ड्रग्स के गिर्द थी, दूसरी जो थी दायरा वाज प्राइमरीली पॉलिटिकल आल्सो, क्योंकि वो मोहसिन हामिद ने दरअसल मौत स्मोक जब लिखी थी तो वो इंडिया और पाकिस्तान का कश्मीर से जो अफेयर है और जो हमारा राइचियस स्टैंड है उसके ऊपर थी दरअसल। तो वो कैरेक्टर्स के थ्रू दरअसल वो फ्रिक्शन दिखाई थी कश्मीर की। तो पॉलिटिक्स तो इनवेरेबली उसमें भी थी सिंबॉलिकली। तो वो पहला नशा था, नशा खुद, ड्रग्स। दूसरी फिल्म बोतल गली थी, अगेन विच हैड पॉलिटिक्स इन्वॉल्व, बिकॉज 2005 के अंदर बॉन्डेड वेयर हाउस और पाकिस्तान के अंदर कस्टम्स के दरमियान एक ऐसा रिफ्ट हुआ जिसके थ्रू पाकिस्तान, कराची में बूट लेग लेकर बंद हो गई। तो जो जितने हाई एंड माइटी हैं इस मुल्क के अफ्लुएंट लोग, वो परेशान हो गए कि कोस्टल सिटी में शराब नहीं है। सो दैट फिल्म ट्रेस्ड दी हमारे अपने जो डिकोटमीज हैं, हमारे अपने जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, उसको उसने दिखाया। तो पॉलिटिक्स उसमें भी थी और वो 2 बूट लेगर्स की कहानी थी, लेकिन उसके साथ साथ उसका जो ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर था वो शराब थी, द बॉटल। और जो बूटलेगर्स थे और जो अवाम थी, तो दरअसल वो भी पॉलिटिकल थी, क्योंकि वो जो बूटलेगर्स थे वो पॉलिटिशियंस के सिंबलिज्म। लेकिन शहजाद, आप पे एक तरह से इल्जाम लोग लगाते हैं कि जी आपकी मूवी इतनी हटके होती है कि वो आम लोगों के लिए नहीं होती। डू यू थिंक द ऑडियंस इज रेडी? यानी आपका वर्ल्ड व्यू तो है, मैं उस पे एतराज नहीं करती, लेकिन जब एक हम बिजनेस ऑफ फिल्म की बात करते हैं कि पुलिंग पीपल इनटू द सिनेमा बॉक्सेस एंड पीपल वाचिंग इट, आप समझते हैं कि इन ख्यालात के लिए, इस डिपिक्शन के लिए लोग तैयार होते हैं, या इज डू दे बिकम कल्ट मूवीज? देखो सिद्रा, मेरी पहली फिल्म थी टेलीविजन के लिए, उस वक्त और कोई था नहीं। तो जब मैंने बनाई तो उसका सब्जेक्ट ऐसा था, टैबू था, मौत स्मोक, कि सब ने कहा कि ये तो चल ही नहीं सकती, चलनी चाहिए भी नहीं थी, मैंने फिर भी बनाई। तो जब वो चली तो एज इट इज चली। मेरी कंडीशन ये थी, ना 1 सेकंड बढ़ेगा ना घटेगा, जो मैंने बनाया वैसे चलेगी। सही। आज ये 2002 की बात है, आज 2018 है, आज तक उस फिल्म का कमर्शियल सक्सेस का रिकॉर्ड ही कोई नहीं तोड़ सका है पाकिस्तान टेलीविजन की इंडस्ट्री में।
It had 127 minutes of commercial airtime in 2 hours. How have the dynamics changed? अब आपको लगता है कि ज्यादा मुश्किल है फिल्म मेकर के लिए या? देखिए, बात कहने से और बार बार कहते रहने से तो आसान हो जानी चाहिए। हाँ। तो मुश्किल नहीं है। बात ये आप करना क्या चाह रहे हैं। आप इसको प्योरली बिजनेस, देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि पैसे नहीं आने चाहिए, लेकिन पैसा मकसद अगर होगा तो फिर आपकी जो स्कोप है जिससे आप देखते हैं मैंने किस सब्जेक्ट पे बात करनी है और क्यों करनी है। पहली बात तो सिद्रा ये ना कि अगर मैंने फिल्म बनानी है तो मैं क्यों बना रहा हूँ, बनाऊं क्यों। बिल्कुल। तो मेरा पर्पस तो ये नहीं होना चाहिए पैसा। हाँ। क्यों पैसा होना होता तो आज खैर मैं ये कह सकता हूँ तो फिर शायद टाइम मशीन होनी चाहिए थी जिसमें बैठ के मैं वापस जाऊँ, मैं जाके कस्टम्स में भर्ती हूँ, मैं जाके पुलिस में भर्ती हूँ, तो फिर बंदा पैसा भी बनाए, कोई रिश्वत भी ले। हाँ। तो कहने का मतलब है जब आपने वो वाला पाथ चूज नहीं किया अपनी लाइफ में तो ऐसी मतलब क्या जरूरत है। तो फिल्म इज नॉट मनी फॉर मी, बट एट द सेम टाइम इट शुड बी सक्सेसफुल ऑन इट्स मेरिट ऑन वेरियस पैरामीटर्स, चाहे उसके अंदर उसकी अपनी इंटरनेशनल अक्लेम भी हो सकता है, क्रिटिक्स अक्लेम भी हो सकता है, या फिर जो कोर चीज होती है क्योंकि यू आर इंस्पायर्ड टू राइट और टू मेक समथिंग। आप कोई कॉल करना चाहते हैं और जानना चाहते हो, खुसूसन आपके कमेंट्स हम सुनना चाहेंगे या आपके सवालात सुनना चाहेंगे जो आजकल हम अपनी टेलीविजन स्क्रीन्स पे देख रहे हैं। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली 2 तरह की ऑडियंस रह गई है और इसके बावजूद कि अभी भी बहुत सारे घराने सिंगल टेलीविजन हाउस होल्ड्स है और हमारी सबसे बड़ी फोर्स एंटरटेनमेंट में टेलीविजन ही है। सिनेमास का, सोशल मीडिया का अपना एक रोल है, लेकिन हम प्राइमरीली अगर इसको नैरो डाउन करके सिर्फ बात टेलीविजन इंडस्ट्री की करें तो हमारे पास एक न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स व्यूअर है जो कि यूजुअली मर्द हजरात होते हैं और ख़वातीन जो देखती हैं वो शाम के ड्रामे और हमारे सोप ऑपराज होते हैं। ये भी एक जनरलाइजेशन है। यू कैन ऑल्सो रिफ्यूट माई स्टेटिस्टिक्स बाय सेइंग कि नहीं जी ख़वातीन भी न्यूज़ देखती हैं और उसके आपको बाकायदा यू कैन फाइंड द बैकिंग इन दैट। लेकिन जानना ये चाहते हैं कि जो हम लार्जर ऑडियंस को 7 बजे से लेके 11 बजे तक के ड्रामे दिखाते हैं, उनके जो मौज़ूआत होते हैं, जो किरदार होते हैं, वो आपको कितने पसंद हैं या आपको उससे कितना इख्तिलाफ है। तो शहजाद, सबसे पहले ये जो हम गम की भरमार कर देते हैं 7 बजे के बाद के सारे दुख दुनिया के उसी वक्त हैं, आपका एज अ डायरेक्टर पर्सनली व्हाट्स योर व्यू ऑन दैट? आप हैरान होंगी, जैसे आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि मैंने सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में चैनल्स लॉन्च किए हैं, न सिर्फ न्यूज़ बल्कि टेलीविज़न नेटवर्क्स लॉन्च किए हैं जिसमें एंटरटेनमेंट भी आता है। मैंने कभी भी एंटरटेनमेंट टेलीविज़न के अंदर, ऑब्वियसली बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग इन द बिजनेस फॉर सो लॉन्ग, सबसे मुलाकात है, जान पहचान है, चाहे वो उसकी मैनेजमेंट हो, चाहे उसके करते धरते हो। मैंने कभी ड्रामा नहीं बनाया। अच्छा। कभी नहीं बनाया। हाँ। और ये ज़रूर है हर साल 2 साल बाद किसी एक ड्रामे में मैं एक कैमियो कर लेता हूँ, एक अपना रोल कर लेता हूँ। इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ कैमियो। Why? Because even if it's a title role, lead roles that I do, वो कैमियो ही है क्योंकि हर 2 साल 3 साल में आप एक बार करते हैं। तो हमारे दोस्त अक्सर हंस के यही कहते हैं, शहजाद नवाज आप तो पड़े पड़े सीनियर हो गए। तो नाउ द पॉइंट बीइंग देयर आर मेजर इश्यूज, यानी हमारे जो एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर से है जो आप बात कर रही हैं सही कर रही है, इसमें बहुत मैं समझता हूँ बजाय सुधार आने के बिगाड़ आ गया, बहुत बिगाड़ आ गया। मैं कमर्शियल हो गया है या आपका इख्तिलाफ क्या है? कमर्शियल तो होना अच्छी बात है। हाँ। बहुत अच्छी बात है, लेकिन कमर्शियल रीजन नहीं होना चाहिए। देखिए ड्रामे पहले भी बनते थे। नहीं, आई एम सॉरी, मुझे लगता है कि हम कमर्शियल लफ्ज भी मिसयूज करते हैं। कहने का मतलब ये है कि चैनल्स कहते हैं कि जी रोना धोना बेचारगी ख़वातीन पे अगर मजालिम दिखाए जाएं, उसको आप पहले हाफ ऑफ द ड्रामा में कमर्शियल कंसिडरेशंस की बात एग्जैक्टली, यानी एक ऐसी स्टोरी जो चलती है। अब खुद मुझे बताएं, मार्केटिंग का इन्फ्लुएंस जब कंटेंट पे आएगा तो इसका जवाब तो आपकी इसी बात में आ जाएगा। जब मैं एक सेल्स डायरेक्टर या मार्केटिंग डायरेक्टर या एयर टाइम मैनेजर के जिसका काम एडवर्टाइजिंग स्लॉट के अंदर एफपीसी के अंदर इश्तिहारात लाने हैं जिसके एवज मुझे पैसे मिलने हैं, और मैं डिटर्मिन कर रहा हूँ कि एक्टर कौन होगा, एक्ट्रेस कौन होगी, सब्जेक्ट क्या होगा, फ्रिक्शन पॉइंट्स क्या होंगे, स्टोरी लाइन क्या होनी चाहिए, तो 150% जो मैं आपसे कह रहा हूँ बिगाड़ ही आना था। लेकिन आप बताएं, ये आप इस बात पे, इस मौजू से एग्री करते हैं कि जब हीरोइन रोएगी तो रेटिंग ऊपर जाएगी? मैं समझता हूँ लानत है अगर इस वजह से रेटिंग्स ऊपर जाएं या नीचे जाएं। हाँ। और रेटिंग
से पहले क्या ड्रामे नहीं बनते थे? मतलब ये देखें, ये 1400 हाउस होल्ड्स जिसकी बेसिस पे रेटिंग है, क्या ये वाकई रिप्रेजेंटेटिव सैंपल है 22 करोड़ आवाम का? और अगर है, अक्सर लोग आर्ग्यू करते हैं, और अभी जो स्पेशली जो सेल्स वाले और मार्केटिंग वाले देख रहे होंगे उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होगा। हमें बता रहे हैं कि हमने क्या करना है। इसी तरीके से वो मुझे नहीं बता सकते ना। दे कांट सेल शॉर्ट। रीजन, पहली बात ये कि या तो मुझे आप बता दें कि जो आपका पीपल्स मीटर है उसका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है। पाकिस्तान के अंदर सिर्फ जो सोशियो इकोनॉमिक कैटेगरी है आपकी, सिर्फ वो मैटर नहीं करती, आपकी सोशियो रिलीजियस लीनिंग भी मैटर करती है, which is very different to anywhere else in the world. Which is my question is, what is this love and hate relationship? मैंने बहुत सारे सवाल इस पर सोचे हुए थे कि मिसाल के तौर पे हम ख़वातीन या जो एक्टर्स हैं उनको हमारी आवाम, जैसे आप अगर किसी भी दुनिया के हिस्से में देखें तो लोग अपने सेलेब्स को, अपने आइकन्स को बहुत मोहब्बत करते हैं। जी, हमारे एहतराम करते हैं, हमारे यहाँ उनके बारे में कंसर्न होते हैं कि उनके साथ तस्वीर खिंचवा लें या कहीं मिल जाएं तो पास आ जाएं। इज्जत उस तरह नहीं करते। यानी आप अभी भी बतौर एक प्रोफेशन, बतौर मीडिया इंडस्ट्री हमने उसको कबूल नहीं किया है। ये क्या वजह है? नहीं, देखिए इसमें दो राय है। आप डिपेंड करता है, आप जनरेशन वाई की बात कर रही हैं, जनरेशन एक्स की बात कर रहे हैं, ये जनरेशन वाई जो मिलेनियल्स हैं इनकी बात कर रहे हैं। देखें, बात यह है कि केबल एंड सैटेलाइट से तो रुझान खत्म ही होता जा रहा है, तो आप डिजिटल की तरफ जा रहे हैं। तो पहली बात यह है कि अगर उस जनरेशन की बात कर रहे हैं तो उनकी एम्पैथी ही कोई नहीं है, उनका कनेक्ट ही कोई नहीं है, वो लोगों को जानते नहीं है। बल्कि मैं सबको छोड़े, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं 50 लोगों को ऐसे मिलता हूँ, जब वो मिलते हैं तो बाद में मुझे कोई बताता है यार ये एक्टर है या ये एक्ट्रेस है, मैं जानता ही नहीं हूँ उनको। चले, उसकी वजह एक मेरी इग्नोरेंस हो सकती है कि मैं एंटरटेनमेंट टेलीविजन नहीं देखता, और वाकई नहीं देखता, दिल से नहीं देखता। Partly it is also because we have not been able to capture the imagination as such. We have not matured in our content. We have digressed. हम रिवर्स गियर में चले गए। क्यों? मार्केटिंग डिटरमिन कर रही है। देखें, जो अब ये है ना, ये एक बन गया प्रोडक्शन। मैं आपको बताता हूँ। I'm so sorry to interrupt you. एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे भी बात कर लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, गुड मॉर्निंग सुधा, कैसी हैं आप? यही बात कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक याया, थैंक यू फॉर कॉलिंग। क्या कहना चाहेंगे आज के हमारे टॉपिक के बारे में? पहले तो आई एम वेरी इम्प्रेस्ड, इनकी शहजाद भाई इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी इनकी है। और देखिए, बात ये है कि आप किसी चीज को स्पेस देंगे ना तो हम उसको देखेंगे। जब आप स्पेस नहीं दे रहे, जिसको आप एक ही चीज दिखा रहे हैं, तो मैं आई डोंट एग्री विद द थ्योरी कि आप सिर्फ, हम लोग सिर्फ उसको रोना धोना देखना चाहते हैं। ऐसा नहीं है, थिंग्स हैज बीन चेंज्ड। अब दुनिया में चीजें चेंज हो रही है। अगर आप किसी जैसे शहजाद फिल्में बना रहे हैं ना, इसके लिए पैशन और डेडिकेशन चाहिए, और क्रिएटिव आदमी वही होता है जरा डिफरेंट सोचे। देखिए, अगर आप मुझे शहजाद को प्रेजेंट कर रही है तो मुझे समझने को मिल रहा है, देखने को मिल रहा है ना, तो मेरा एक डायमेंशन चेंज होता है व्यू का। तो अब दुनिया चेंज हो चुकी है, हमें एक्सेप्ट करना है। अब आपने बात की ना स्लॉट की, थोड़ा सा मैं कहूंगा कि स्लॉट हमारे पास जो होता है ना 7 से 8 और 9 से 10, वो हमारा सारा पॉलिटिक्स बेस्ड होता है। ठीक है, हम उस वक्त देखते थे पर्सुएटर, इस टाइप के प्रोग्राम देखते थे। लेकिन एक जमाने में लोग कहते थे कि हम इतने सताए हुए हैं रोजमर्रा जिंदगी से कि एक आम आदमी जब टेलीविजन देखता था तो उसके जहन में सियासतदान होता था एक विलन, और जो एंकर होता था वो हीरो होता था। और बड़ी खुशी खुशी हम एक दंगल देखते थे जिसमें हम कहते थे और पंच मारो और पंच मारो, लाजवाब कर दो इसको एक्सपोज करो। अब आप समझते हैं कि ये मेंटालिटी एज अ नेशन हेल्दी है हमारे लिए? उन्होंने जावेद जब्बार ने बियॉन्ड द लास्ट माउंटेन, ठीक है ना। अब वो देखिए, उस टाइप की चीजें जब तक आप मुझे मैं देखना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास मुझे नहीं मिल रहा कुछ स्टफ। जब मुझे आप दिखाएंगे, मेरा जहन बनाएंगे, तो स्टफ दुनिया भर में आप बॉलीवुड हॉलीवुड को देख लें, वो स्पेस में लेके जाते हैं, एक जहन बनाते हैं, डिफरेंट। थैंक यू सो मच याया फॉर कॉलिंग इन। यही सवाल मैं शहजाद से करूंगी, लेकिन मुझे कहा जा रहा है एक छोटे से ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे, इनसे पूछेंगे 2 सवाल। नंबर 1 कि जी ये पाकिस्तानी हीरोइन इतना रोती क्यों है, और ये हमने एक्सेप्ट कर दिया है कि पहले 20 जो एपिसोड्स हैं उसमें वो रोती रहेगी। और एक हीरोइन को भी हमने बुलाया हुआ है, एक जबरदस्त पाकिस्तानी एक्ट्रेस है, उनसे भी पूछेंगे कि जब उनके पास एक और स्क्रिप्ट आती है जिसमें वो देख रही है कि अगले 7 किस्तों तक मुझे बहुत सारी ग्लिसरीन इस्तेमाल करनी है, तो उनका रिएक्शन क्या होता है। स्टे विद अस, विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक एंड विल बी राइट बैक।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। बात कर रहे हैं पॉलिटिक्स ऑफ एंटरटेनमेंट की, यानी ये जो रविश है, जो हवा है, जिसमें हम देखते हैं कि चैनल्स पे बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर तो मौजूद है, नई कहानियाँ हैं, ये कहानियाँ हिट भी होती हैं, इसके किरदार आपको याद भी रहते हैं, लेकिन एक मायूसी की भी फिज़ा है। तो सोचना और पूछना ये चाहते हैं कि जब एक्टर्स इस क्राफ्ट में इन्वॉल्व हैं और उनके पास 5वां स्क्रिप्ट पहुँचता है जिसमें उनको नज़र आ रहा है कि पहली किस्त से लेके 12वीं किस्त तक बहुत सारी ग्लिसरीन इस्तेमाल करनी है, रोना धोना भी है, तो इनका क्या रिएक्शन होता है? क्या ये सिर्फ इसलिए करते हैं कि भाई काम है, हमें पसंद है, नाम तो इसी जगह बनाना है, या फिर इनके भी पर्सनल गिले शिकवे हैं फॉर द ड्रामा इंडस्ट्री? अब हमें ज्वाइन किया है अ वेरी टैलेंटेड एक्टर, यू सीन हर डू अ नंबर ऑफ रोल्स एंड यू नो आई पर्सनली रियली रिस्पेक्ट हर फॉर मेकिंग हर यूनिक प्लेस इन द ड्रामा इंडस्ट्री। आजकल भी ये बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के साथ मशगूल हैं, साथ साथ ये एक मूवी भी बना रही हैं जिसका नाम है सेंटी और मेंटल, और इसमें ये एक्ट भी कर रही हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जिनान हुसैन। अस्सलाम वालेकुम जिनान। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। नो, यू सच अ सनशाइन। मुझे ये बताएं कि आपको जब आप इतना अच्छा मुस्कुराती हैं, रोल आपको ऐसे मिले जिसमें आपने रोना धोना है, तो फिर आप क्या आपका रिएक्शन होता है? मुझे रोने धोने से ज्यादा रुलाने वाले रोल्स मिलते हैं। अच्छा, ठीक है, बिकॉज मैंने 1-2 ड्रामाज शुरू में ऐसे किए जिसमें आई वाज द वैम्प। हाँ। मैंने नेगेटिव कैरेक्टर किए, तो होता ये भी है कि नेगेटिव कैरेक्टर्स कोई करता नहीं है ज्यादा, और टाइप कास्ट हो जाते हैं। तो मैं हो गई टाइप कास्ट। अब मैं आई हूँ थिएटर से, वहाँ पे मैंने एक 70 साल की बूढ़ी औरत भी, जो कि सरवत गिलानी की अम्मी, मैंने प्ले किया। देयर वाज दिस प्ले। मैंने एक जो मेरा पहला प्ले था उसमें आई प्लेड अ मदर ऑफ एन 18 years old। Were you taking these risks because you wanted to as an actor, या काम ही ये मिल रहा था? No, of course। कैरेक्टर मेरे सामने आता है, मैं काफी मना भी कर देती हूँ कि यार मतलब ये नहीं। हाँ। लेकिन आई एम एन एक्टर, तो मुझे हर तरह का कैरेक्टर करना आपको है। पसंद भी है। यस। लेकिन अभी जो हम ब्रेक पे जाने से बात कर रहे थे, पहले बात कर रहे थे शहजाद, रेटिंग्स, यानी आज पहले तो हम कहते थे ना सिर्फ न्यूज़ शो इस बात का मारा हुआ है कि जी आपस में सियासतदान जब तक लड़ेंगे नहीं, एक दूसरे को ग्लास खींच के नहीं मारेंगे, रेटिंग ऊपर नहीं जाएगी। लेकिन अब तो ड्रामों का भी यही हाल है। देखें, अक्सर मुझे यही कहना है कि देखें, जिस वक्त जो क्राफ्ट के जो कॉस्ट चैंपियंस होते हैं ना, चाहे वो डायरेक्टर है, चाहे वो राइटर है, जब आपस में बैठ के महफिलों में वो अपने हुनर की, अपने आर्ट की, कहानी की, अपने एक्टिंग की बात ना करें और नंबर और डेसिमल्स पे ले जाएं कि बात सुनो मेरा ड्रामा 3.0 है, अगला कहता है यार भाई ने आखिरी सीन किया और 4.4 हो गया, मैं इनको देख रहा होता। मैं ऐसा रोया। एक दिन हम बैठे हुए थे, इधर कराची में आया हुआ था, और यहीं पे हमारी एक वी वर हैविंग अ डिनर, और इसी तरह प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स बैठे हुए थे। तो मैंने अपनी शायद शरारत में, मैं तो इसको मासूमियत ही कहूँगा, मैंने कहा देखे जी, मुशर्रफ साहब की आमरीत के दौर में एक चीज़ बड़ी अच्छी हुई कि उन्होंने ये कहा था कि जो पार्लियामेंटेरियन है, जो लॉ मेकर है, उसकी मिनिमम एजुकेशन जो है बैचलर्स होनी चाहिए, और इस बुनियाद पर टेलीविजन के लिए, सिनेमा के लिए जो काम करता है, हाँ। यानी जो राइटर है, डायरेक्टर है, उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन मास्टर्स होनी चाहिए। बिल्कुल। तो उसमें 1-2 तो नाराज हो गए, उन्होंने कहा आपने ये कहा कैसे? तो मैंने उस बात को सॉफ्ट करने के लिए उस डायरेक्टर से कहा कि नहीं, जरूरी नहीं है, मेरा मतलब डिग्री है। हाँ। देखिए ना, इंसान कुछ अदब की, लिटरेचर की कुछ 4 किताबें पढ़ लेता है, उस पे वो और नाराज हो गया और डिनर से चला गया कि ये तो आपने मुझे पॉइंट आउट किया। ना वो जो डायरेक्टर है, लेकिन अगर वो 8 से 10 ड्रामे साल के बना रहा है, आपके ख्याल से वो क्या करेगा? हाँ। वो ये देखेगा कि मैं इससे माशरे का सुधार बनाऊंगा या बिगाड़ बनाऊंगा, वो ये देखेगा कि लड़की को थप्पड़ पड़ रहा है, तशद्दुद दिखाऊं, he doesn't care। उसकी अनफॉर्चुनेटली मेंटल ग्रोथ जो है वो फिजिकल नंबर ऑफ इयर्स में इंटेलेक्चुअली नहीं है। एंड द आईबॉल्स इज ऑल दैट मैटर, यानी बड़ा अच्छा ड्रामा भी अगर हो, और चीज भी होंगे। देखिए मुझे बताएं, जब बनाया जाता है आईबॉल्स बताएं तो आप पोर्नोग्राफी, इससे ज्यादा आईबॉल्स नहीं मिलेंगे। ये किस किस्म की डिबेट है? बिल्कुल, ये कौन सी डिबेट और सबसे ज्यादा जो सेंसेशनल, शॉकिंग, आपके लिए ग्रूसम उसके अंदर जो सीन्स होते हैं वो निकाले जाते हैं प्रोमो के लिए। हाँ। इसको भी बात करेंगे। एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहिबा बात कर रही हैं? मैं सारिया नुमान बात कर रही हूँ लाहौर से। जी सारिया, क्या कहना चाहेंगी? मैं ड्रामों के बारे में ही कहना चाहती हूँ। सबसे पहले तो शो के बारे में ही कहना चाहती हूँ कि
जब हम शहजाद नवाज जैसे लोगों को टीवी पर बुलाएंगे तो शायद हमारे लोगों की सोच भी बेहतर होगी। जब हमें अच्छा सोचने को मिलेगा, देखें बस आपकी यही ख्वाहिश आज हमने पूरी कर दी। वी हैव शहजाद और बड़ी आई एम वेरी वेरी थैंकफुल दैट ही वाज एबल टू मेक टाइम। थैंक्स फॉर हैविंग मी एंड थैंक्स आई एम इन कराची एंड The magic is happening. आप लाहौर भी लाए शो इंशाल्लाह। जी फारिया, आपके ड्रामों की बात है तो हमारे ड्रामों में अब कुछ भी इतना अच्छा देखने को मिलता नहीं है। हमारी टीवी पे हमें कोई क्विज शोज नजर नहीं आते, पॉलिटिकल शोज में हम लड़ाइयाँ देखते हैं। ड्रामास पहले हमें सीखने को मिलता था उनसे, अब तो ना रिलेशन का कोई रिगार्ड रहा है उनमें, ना हम उसे कुछ सीखते हैं। मीडिया एक लर्निंग के लिए भी यूज हो सकता था, लेकिन अब वो चीज नहीं रही है। जाविया और लूज टॉक जैसे शोज अब हमें देखने को नहीं मिलते, तो डेफिनेटली के हम लोग बहुत पीछे की तरफ जा रहे हैं। फारिया, थैंक यू सो मच फॉर दैट कॉल एंड फॉर योर ऑब्जर्वेशंस। चिनान, क्या कहेंगी ये जो अभी इन्होंने बात की रिश्तों का पास या रिश्तों का तकद्दुस, ये एक कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि बहुत सारे ड्रामों में एक तो तशद्दुद दिखाया जा रहा है, दूसरा हमने बहुत सारी चीज़ों को बहुत ओपन कर दिया है, एक सलीके से भी हम उसको बयान नहीं करते। यानी माशरे में वो एग्जिस्ट करती हों, बुराइयों की निशानदेही करने के और भी अच्छे तरीके हो सकते हैं। आपके सामने जब ऐसी सिचुएशंस आती हैं या स्क्रिप्ट आता है, हाउ डू यू रिएक्ट? अच्छा, मैं अक्सर दूसरे एक्टर्स के बारे में भी बात करूंगी और उन्हें अप्रिशिएट भी करूंगी कि जब ऐसे मेरे साथ कोई सीन आ जाता है ना जिसमें थप्पड़ पड़ना है या कुछ, तो कुछ मेल एक्टर्स मना कर देते हैं। कहते हैं कि यार हम चलो बाजू से पकड़ लेंगे और हम बात इस तरीके से कर देंगे कि वो डिलीवर हो जाए, लेकिन हम स्क्रीन पे थप्पड़ नहीं मारेंगे। बहुत सिखाए भी शुरू में, कुछ लोग नहीं करते। हाँ, लेकिन इनकी बात पे मैं थोड़ा सा आगे कैरी फॉरवर्ड करना चाहूंगी कि जो उन्होंने पढ़े लिखे होने की बात की है ना, बिल्कुल सच है। बिकॉज अभी मेरा जो एक्सपीरियंस हुआ है, जो फिल्म मैं एसोसिएट प्रोड्यूसर हूँ जिसकी, सेंटिमेंटल, उसके जो डायरेक्टर हैं उन्होंने अपना हालांकि मैथ्स कॉम में मास्टर्स किया है, लेकिन उनका थीसिस वाज अ कंपैरेटिव स्टडी बिटवीन इंडियन एंड पाकिस्तानी सिनेमा। सो नाउ व्हेन शी रोट द स्क्रिप्ट, शी इज द राइटर एंड डायरेक्टर, तो वो सब उसमें नजर आ रहा था कि उनका कितना एक्सपोजर है, उन्होंने किस तरीके से बयान किया है चीज़ों को कि वो सबलिमिनल मैसेज भी मिल जाए लोगों को और बहुत आउट देयर उनकी मारा ना जाए कोई बात उनको, या फिर डिस्टेस्टफुल तरीके से ना बताई जाए। बिल्कुल, देयर आर वेज। अच्छा, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि हर कहानी पे एक मोड़ ऐसा आता है जिसके अंदर खास तौर पे एक फीमेल कैरेक्टर कहती है अब मैं क्या करूं, तो अब क्या होगा? यानी वो इतनी हेल्पलेस और डैमसेल इन डिस्ट्रेस क्यों होती है? मुझे ऐसा लगता है कि हमारी कुछ खवातीन जो हैं, सो सॉरी, लेकिन हैं इस तरह की। उनको चाहिए एक सेवियर। आपकी जो स्ट्रॉन्ग औरतें हैं ना, वो तो सबसे पहले बैठ के टीवी देख ही नहीं रही हैं। ठीक है, मर्द भी टीवी नहीं देख रहे हैं। हाँ। ठीक है, अक्सर मुझे मिलती हैं ऐसे वर्किंग वुमेन मिलती हैं, बड़ी खवातीन मिलती हैं, कहती हैं यार हम तो देखते नहीं टीवी, लेकिन आपको देखा हुआ है, बस इतना उन्हें पता होता है कि ये वो चेहरे हैं जो गुजरते हुए देख रहे हैं। अब हमारी कुछ खवातीन को, जो कि मेरी फैमिली में भी हैं, मेरे दोस्तों में भी हैं, उनको अपना कथारसिस भी करना होता है इन औरतों के थ्रू, तो इसलिए राइटर वो लिखते जाता है, डायरेक्टर वो बनाते जाता है और वो खवातीन वो देखती जाती है। मेरी नज़र से एक बड़ा ही अजीब सा आर्टिकल गुजरा और मैं अपने दोनों गेस्ट से उस हवाले से बात करना चाहूँगी, आपको भी बताती हूँ। एक अजीब सा आर्टिकल है, एक बहुत बड़ा हमारा कंटेंट चर्नर आप कह दीजिए या वो रेप्लिकेट करती है एक साइट, और उन्होंने अपनी तरफ से एक टॉप 10 लिस्ट निकाली जी। ये टॉप 10 वो एक्ट्रेसेस ऑफ पाकिस्तान है जिन्होंने पाकिस्तान में अपना एक रुतबा, अपना एक पॉपुलैरिटी बनाई विदाउट एक्सपोजिंग देमसेल्व्स और विदाउट वेयरिंग clothes that can be distasteful। अब सवाल ये पैदा होता है, I don't know any actor in पाकिस्तान, कोई खातून एक्टर जिसने ये हरबा इस्तेमाल किया हो पॉपुलर होने के लिए, लेकिन इस तरह की लिस्टिंग्स और इस तरह का कंटेंट पे बात करना, ये भी हमारे जो सोसाइटी की डायकोटमी है कि वो जो हम पहले बात कर रहे थे कि हमें ये एक्टर्स पसंद भी हैं, इनके बारे में हम जानना भी चाहते हैं, लेकिन इन पे इल्ज़ाम लगाना, इनको बुरा भला कहना भी हम नहीं छोड़ेंगे। इस पर हम बात करेंगे, एक कॉलर से बात कर लेते हैं जी पहले। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। कौन? बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। मुझे शहजाद साहब से बात करनी थी जी। पूछिए जी। शहजाद साहब, आपका जो डायरेक्शन है ना, माशाल्लाह बहुत पॉजिटिव डायरेक्शन है, बहुत अच्छी डायरेक्शन है। इस डायरेक्शन में शायद भी बहुत कम लोग इस बारे में सोचते हैं जिस तरह आपने डिटेलिंग की है इस वक्त, और मैं बहुत खुश हुई हूँ। और जो लोग आपका प्रोग्राम इस वक्त देख रहे होंगे और आपसे इस वक्त पॉजिटिव राय रखते होंगे, उनका तो शायद आप तक पहुँच भी नहीं होती होगी, बहुत ही मुश्किल है। और दूसरी बात यह है कि जहाँ तक हीरोइन के रोने का ताल्लुक है, तो हमारा तो ड्रामों में तो सिर्फ दिखाते ही ये है कि नेचर में सिर्फ रोना है,
नेचर में तो और बहुत सारी चीजें। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर दैट कॉल एंड द अप्रिसिएशन। शहजाद को हमने इसलिए बुलाया क्योंकि हम भी इंस्पायर होते हैं और आपकी बातें ज़रूर, आपने जैसे कहा कि ख़वातीन सिर्फ रोती नहीं, और भी बहुत कुछ है जिसके बारे में बात की जा सकती है। एक और कॉलर है जी, उनकी भी बात सुन लेते हैं। मैं बीच में पहले ये बता दूं, वाकई ख़वातीन सिर्फ रोती नहीं है, रुलाती भी वो रुलाती है, वो नहीं दिखा रही है। हमने पर्सनल प्रॉब्लम्स के बारे में बात नहीं करनी। शहजाद कॉलर ले लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। ये तो मेरी आवाज आ रही है, अपना आपको टेलीविजन बंद करना पड़ेगा और आप बात कर सकते हैं अब। हेलो, I think we'll get to that call a little later. हाँ जी, रुलाता कौन है? शहजाद बताएं ना। नहीं, उसको वो तो but what I'm trying, क्योंकि देखिए कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी, और जेंडर तो ए जेंडर होके बात कर रहा हूँ, उसका कोई एक डिमेंशन तो हो ही नहीं सकता ना। इंसान को अल्लाह ताला ने मल्टी डिमेंशनल दुनिया में, यानी 3 डायमेंशनल दुनिया में पैदा किया है। हर इंसान की जो अपने ट्रेड्स हैं, उसकी पर्सनालिटी है, एज अ जेंडर, एज अ सोसाइटी, उसकी जो कम्युनिटी है वो भी मल्टी डायमेंशनल है। लेकिन हम एक जिस चीज को लेके बैठ जाते हैं, मुझे बताइए, मैं आपको एक बड़ा खूबसूरत एक शेर सुना देता हूं कि जब जेब में पैसा होता है, जब पेट में रोटी होती है, उस वक्त जर्रा हीरा है, उस वक्त शबनम मोती है। ये जज्बी का शेर है। हाँ। तो ये जो राइटर है, ख्वाह वो मर्दों में से हो या औरतों में से, बड़ी मुझे वो पैसों के लिए कर रही है। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे बात याद आ रही है, आजकल आप एक ऑनलाइन कैंपेन भी देख रहे होंगे। यहाँ तो हम खवातीन और खवातीन के रोने और स्यापे पे बात कर रहे हैं, लेकिन एक अभी बड़ी जबरदस्त कैंपेन आई है जिसमें शहजाद भी थे, मैंने कल ही देखा, जिसमें वो कह रहे हैं कि जी भाई हूँ, शौहर हूँ, बाप हूँ, इंसान भी तो हूँ। इनमें से मैं कुछ भी नहीं कह रहा। पहली चीज ये है, मैं इनमें से कुछ भी नहीं कह रहा। मजे की बात यह है कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त का वो कैंपेन था, मुझे कुछ जल्दी में, मैंने फोन पे था, मुझे समझ नहीं आई, इस्लामाबाद में था, मैं कर लूंगा। वहां पे वो जो लाइन मुझे देते थे, मैं कहता था ये तो मैं नहीं बोलूंगा, ये मेरे साथ नहीं जाती। मुझे लग रहा था कि मुझे कोई डंडे पड़ते हैं, मेरे साथ ज्यादती होती। आई एम एन अल्फा मेल। मैंने कहा मेरे साथ कोई ऐसा मसला नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं हो रहा। हाँ, मैं ये जरूर कह दूंगा कि मर्द हो या औरत, तशद्दुद होता है, बात सच है। और एंड में मैंने कह दिया था कि डोंट जनरलाइज, रियलाइज, which is fine। तो बाकी कैंपेन की जो चीजें उससे जरूरी नहीं है मेरा कोई खातून हो या मर्द हो, कंपैशन होना बहुत जरूरी है। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और इस बारे में बात करेंगे। एंड वेलकम बैक। कभी कभी मेरा दिल चाहता है कि हम ना यहाँ पे कुछ लाइव सिस्टम रख लें, एटलीस्ट आपको ऑफलाइन जो हमारी कॉन्वर्जेशन हो रही होती है वो ऑनलाइन डिजिटली सुना दिया करें, क्योंकि वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग शो होता है। हम यहाँ पे पता नहीं कहाँ से कहाँ चले गए। हमने कहा देखिए जी, पॉलिटिक्स ऑफ एंटरटेनमेंट में ये भी है कि अगर आपकी एक सर्टेन रीजन, पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे से आपकी रेटिंग्स आ गई, आप वहीं से खुश हो गए। पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे में इलेक्शन में आपको सीटें मिल गई, आप खुश हो गए। पूरे पाकिस्तान में क्या हो रहा है ये किसी को फिक्र नहीं है, बल्कि थोड़ा सी बात उस तरफ निकल ही गई है। तो जरदाई साहब कहते हैं कि इट्स ओके, मैं 18वीं तरमीम की, सूबों को बाख्तियार किया है, इस पर मुझे किसी ने फांसी देनी है तो दे दे। योर टेक ऑन दैट जरदाई? देखिए, एक तो ये है कि 18वीं तरमीम को अगर आप देखते हैं, जब 2010 में 18th अमेंडमेंट लाई गई, तो ये है, तो देखें, आई एम ऑल फॉर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। ये प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का ही इशू था, तब जाके 71 के अंदर हमें बांग्लादेश जैसी ट्रेजेडी का सामना करना पड़ा। सो इफ यू आस्क मी पॉलिटिकली, 18वीं तरमीम बहुत खूबसूरत चीज है। हाँ, अलबत्ता जो सूबे थे वो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए तैयार नहीं थे। नंबर 1, आई थिंक मेरे ख्याल 30 या 32 सब्जेक्ट्स हैं जो कि 18वीं तरमीम के तहत सूबों को दे दिए गए। प्रॉब्लम ये है, कुछ मेरे नज़दीक जहाँ मुझे इख्तलाफ है, वो भी दे दिए गए जो नहीं देने चाहिए थे। मिसाल है तालीम। हमें ऑलरेडी इतनी लसानियत और इस किस्म के जो कॉन्फ्लिक्टिंग नैरेटिव्स है उसका सामना है। यानी किसी के लिए मोहम्मद बिन कासिम पहला पाकिस्तानी है और राजा दाहिर हीरो है, किसी के लिए राजा पोरो हीरो है। What I'm saying is, ये कहाँ से हुआ? तालीम से हुआ ना, क्योंकि 3 से 7 साल की उम्र में आपका दिमाग, आपकी जहन साजी होती है, और फिर 7 से 11 साल की उम्र तक आप उसकी कंसोलिडेशन में चले जाते हैं, आप पुख्ता होते हैं। और हमने जो तालीम है वो सूबाई सब्जेक्ट कर दिया, हमने कल्चर को कर दिया। फिर क्या अजीब बात नहीं होगी कि कौमी, यानी जिसको इस मुल्क में कहते हैं कि कौमी जमात है, ये
मुझे बड़ा वो दरअसल वो जो कौमी होती है वो कौमियत की बेस पे होती है, और कौमियत पाकिस्तानी नहीं लसानी होती है। बिल्कुल, फिर वो बड़ी पार्टी इज एक्चुअली एन एथनिक आउटफिट। लेकिन मुझे एक बात बताएं शहजाद, इसका केनिया ने मुझे लगा कि बड़ा अच्छा सोल्यूशन निकाला जब उसने कहा ना कि हमारे सारे जो हीरोज हैं, रोल मॉडल्स हैं, आइकन्स हैं, वो क्योंकि डिस्प्यूटेड हो गए हैं, तो ऐसा करते हैं हमारे जो बिग 5 जानवर है ना उनको हम अपने सिक्कों पे छाप लेते हैं क्योंकि वो ज्यादा केनियन है। तो हम भी मेरे ख्याल में मारखोर, केटू ये बिल्कुल, लेकिन मारखोर तो बहुत खूबसूरत इस्तेमाल भी हो रहा है लेकिन वो वाला इस्तेमाल नहीं जो PIA ने कर लिया था, वो वाला इशू नहीं, सुप्रीम कोर्ट का केस। मगरमच्छ हमारा रेप्टाइल है। हाँ। मेरे नजदीक तो जो असेंबली है उसका आइकॉन होना चाहिए मगरमच्छ। हमारा नेशनल जनान, अगर आप इसी तरह का झंडा पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री का बना रही होती हैं सिंबलिज्म में, तो उसका सिक्के पे, उसके झंडे पे क्या आपको नजर आता है? मुझे बहुत कुछ नजर आता है एक्चुअली, क्योंकि आए दिन बात बदलती है और समझ नहीं आ रहा होता कुछ। तो वो ये फेवरेट्स की जो जंग है जनान, उस पे क्या कहोगी? क्योंकि ऐसा लगता है कुछ खास टीमें, टोलियां, क्लैंस, ग्रुप्स बन गए हैं, जो कि हमेशा होता है आपका एक कंफर्ट लेवल किसी खास प्रोड्यूसर के साथ, प्रोडक्शन हाउस के साथ होता है। लेकिन अब हम देखते हैं कि ये एक ना चाहते हुए भी एक बार्ब्ड वायर है, बाउंड्री है, और नए एक्टर्स के लिए उस ग्रुप में शामिल होना, क्लैन में शामिल होना, प्रोडक्शन हाउस में आना मुश्किल हो जाता है। ये ऐसी कोई पॉलिटिक्स है विद इन द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री? अच्छा, कहीं पे शायद ये पॉलिटिक्स की बेसिस पे भी है, लेकिन कहीं पे मुझे लगता है कि अगर मेरी सिद्रा मुझे जानती हैं तो ऑफ कोर्स उनका कंफर्ट लेवल मेरे साथ ज्यादा है, वो इनको नहीं जानती हैं। और 2-4 लोगों से सुन भी लिया कि ये तो बड़ा तंग करते हैं, ये नहीं तंग करते हैं, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है? तो वो आप ऑफ कोर्स यू विल कास्ट मी। सही। तो कहीं पे मुझे ये बात गलत नहीं भी लगती है। सही। कि यार वो अब प्रोड्यूसर भी इंसान है, डायरेक्टर भी इंसान है एट द एंड ऑफ द डे, तो वो थोड़ा सा अपना कंफर्ट भी तो देखेंगे ना। अब एक एक्टर आ रहा है, वो हर बात पे शोर भी मचा रहा है, वो तंग भी कर रहा है, यार काम कैसे होगा? तो आप अक्सर जिन लोगों को जानते हैं, जिनके साथ कभी कभार शाम में चाय भी हो जाती है, दोस्ती भी है थोड़ी सी, तो आप प्रेफर करते हैं। चाय से ज्यादा होता है। चलो वो तो अलग वाली बात है। राइटर्स से इस तरह की सलेक सलाम दुआ होती है, या आप समझते हैं कि वो एक जो वक्त था कि जी जैसे हसीना मोइन साहिबा हैं, या फिर यू नो ऑल ऑफ दीज पीपल यूज्ड टू सिट टुगेदर, एक रीडिंग होती थी, इनपुट होता था राइटर का कास्टिंग में, अब ऐसा कुछ भी नहीं रह गया? बिकॉज वो जो महफिलें होती थी ना, वो बहुत खूबसूरत महफिलें होती थी। अभी होता मैं दोबारा से आसरा की बात करूंगी क्योंकि मैं उनके साथ काम कर रही हूँ। उन्होंने जब हमने अपना रिहर्सल्स का स्केड्यूल बनाया तो बहुत सारे एक्टर्स ने कहा यार ये क्या, क्यों, हम कर लेंगे आके। तो हमने कहा नहीं, इट्स नॉट अबाउट एक्टिंग, ऑफ कोर्स इट इज अबाउट एक्टिंग बट इट इज अबाउट बॉन्डिंग एज वेल, कि आपको जो सेट पे वो बुला रही हैं उन 3 दिनों के लिए कि वहीं पे रहेंगे, शाम में रिहर्सल नहीं होगी, बैठेंगे चाय वाय पियेंगे, सिर्फ बात करेंगे, एक दूसरे को जानेंगे। ये कॉन्सेप्ट ही नहीं रहा है। हम थिएटर में बहुत करते थे ये, तो हम चाह रहे हैं कि यार जो प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं एटलीस्ट उसमें तो ये प्रैक्टिसेस लेके आए। एक कॉलर भी हमारे साथ चनान से बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। काइंडली आप अपने टेलीविजन को अगर बंद कर दें या उसकी आवाज को म्यूट कर दें। अच्छा, नेक्स्ट कॉलर ले लेते हैं जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, क्या कहना चाहेंगे? हेलो मैडम, मैं ये कहूँगा कि आज तक के जितने भी ये ड्रामे आ रहे हैं तो ये लड़ाई या चढ़ाई उसमें बहुत ज्यादा है, जो तो घरों के ऊपर जो बहुत ही ज्यादा असर डालते हैं। सही। सास बहू की लड़ाइयाँ, फिर उसके बाद जो है ये बीच में जो लड़ाइयाँ दिखाते रहते हैं कि उसको घर से निकाल दिया, बेटे को घर से निकाल दिया, टीवी के जरिए यानी कि उसके फैमिली के जरिए। तो आपकी घर की खवातीन इससे इम्प्रेस हो जाती हैं? आपको लगता है उन पर भी कोई असर होता है इन ड्रामों का? तो जाहिर सी बात है क्योंकि वो प्लानिंग वहाँ पे दिखाया जाता है कि क्या होता है ड्रामों के अंदर, तो वही चीजें वेस्ट करती हैं घरों के अंदर। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। यानी ड्रामा देखा तो हस्बैंड पे शक होने लगा, क्राइम शो देखा तो घर की हेल्प पे शक होने लगा। Why can't we give solutions? हम वही प्रॉब्लम्स देते जा रहे हैं अपने ड्रामाज में। हमारी जो फिल्म यासरा ने लिखी है उसमें एक पॉइंट उसने बहुत ज्यादा वो किया है कि अगर उसमें मियाँ बीवी का झगड़ा हो रहा है ना, तो ये नहीं है उसमें कि बस खत्म, चलो बस खत्म करो, क्योंकि आजकल जहाँ देखो हर दूसरी बात ये खत्म करो यार, खत्म करो, किसी में बर्दाश्त, हिम्मत, हौसला ही नहीं है। तो promoting the right values, the story we are looking forward to Senti and Mental. Thank you for that. Shahzad, before we close the show, your thoughts again, you know, your closing thoughts on the politics of entertainment. जैसा चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा या सुधार की उम्मीद है? ये बहुत बड़ा कबीला है मुनाफिकों का और ये रहेगा।
क्योंकि इसका महवर जो है पैसा है, खुशामद है, मंजूर नजर होना है। जब इस मुल्क में कास्टिंग, एक पहली चीज है कास्टिंग डायरेक्टर्स ही नहीं है। हाँ। तो कास्टिंग जो बात अभी पहले कर रही थी, कास्टिंग होगी किस बुनियाद पे? चाय बिस्कुट नहीं। हाँ। सबसे बड़ा बिगाड़ ये कि जो डायरेक्टर बैठ के, आपको पता है लॉजिक क्या देते हैं, इसके 1.2 मिलियन फॉलोअर्स हैं। ये लेके आया है इतना बड़ा, ये सोशल प्रेशर लेके आया है। इसके लिए आपके मुल्क के आधे लोग अधनंगे हो रहे हैं और अपनी तस्वीरों को लगा रहे हैं। पीआर एजेंट्स रखे हुए कि यार मुझे इंस्टा पे लाइक्स मिले, कहीं जाऊं कुछ तस्वीर मिल जाए। हॉरिबल, हॉरिबल। आप देखें ना, अब आपको अपने लोकल अवार्ड्स में कपड़े देखने को मिलते हैं, आपको लगता है कि शायद हॉलीवुड में भी इतने नंगे ना हो। मुझे नहीं समझ हो रहा, आई एम सीरियस। मुझे हंसी आती है, मुझे अफसोस होता है, मुझे अफसोस होता है कि हमने खुद अपना क्या हाल कर लिया। बिल्कुल सही कह रहे हैं। I wish we could talk more about it, but thank you once again both of you for making time. It was a pleasure to have a meaningful conversation with both of you. Little that we did. इंशाल्लाह ताला आपसे दोबारा भी मुलाकात होगी और हम इंतजार करेंगे कि आप कराची में कब नेक्स्ट हो और आपकी इंशाल्लाह जब मूवी आए तो हम उस पर भी बात करेंगे। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज।